लेक्चर 111 द वर्स्ट सिचुएशन। सिकंदर अपनी गर्दन पर गुस्से से हाथ रख कर बोला, तुम यहाँ मौजूद जितने भी आदमी, बच्चे और महिलाएं को देख पा रहे हो, उनमें से सभी के परिवार में से किसी न किसी सदस्य की मौत किंग या फिर हमारे हाथों हुई है। और ये सब यहाँ पार्थिव की बटालियन का हिस्सा बनकर सिर्फ एक मौके की तलाश में है कि कब तनवीर या हम में से कोई उनके हत्थे लगे और ये सब हमारे टुकड़े टुकड़े करके हमें पका कर खा जाए। अगर हम तालाब के पास इन महिलाओं की नज़र में आ जाते तो ये सभी हमें बिना पानी पिलाए ही जान से मार डालते। सिकंदर की बात सुनकर उन चारों को पूरी बात समझ आ गई। हजारों की संख्या में मौजूद इतने सारे लोग अगर उन 7 पर अपने हथियारों के साथ टूट पड़े तो वो सभी एक एक को काटने की हिम्मत रखते थे। लेकिन ना जाने क्यों इस समय उन सभी को उस रेगिस्तान की धूप में बच्ची को साथ सिर्फ बदला लेने के लिए इतनी तकलीफ में देख कि तनवीर के साथ साथ किसी का भी मन उन्हें जान से मारने का नहीं हो रहा था। ऊपर से आदमी बस होते तो उन्हें एक पल के लिए तनवीर मरने से पहले बिल्कुल भी नहीं झिझकता। लेकिन उस हजारों की गिनती में अनगिनत महिलाएं थीं, जिनके साथ छोटे बच्चे भी थे। तनवीर तो वैसे भी किसी महिला को खुद से नहीं मरता था, वो भी उन्हें जो ना तो उसे सेड्यूस करने का इरादा रखकर उसके पास आती हो और ना ही उन्हें जो बिना किसी गलती के उसके सामने आ जाए। किंग, अब हमें क्या करना चाहिए? इन सब को जान से मार दे या कोई और प्लान है? दानिश ने हल्का पैनिक होते हुए तनवीर से कहा, नहीं, हम इनमें से किसी को भी नहीं मारेंगे, खासकर कि औरतों और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास एक प्लान है, अब तुम बिना कोई भी सवाल के ठीक वैसा ही करना जैसा मैं तुम सबको करने का ऑर्डर दूं। तनवीर ने अपनी नज़रें बिना सामने के नज़ारे से हटाए दानिश की बात का जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ काशवी क्यूटी को जब से अपना सर पकड़े बैठा देखकर परेशान हो रही थी। वहीं जानवी और दीप्ति उन गार्ड्स की बातें याद करके घबरा रही थी। दीप्ति, अब हमारा क्या होगा? क्या सच में ये लोग हमारे साथ? नहीं नहीं, मुझे तो बोलते हुए भी डर लग रहा है। अगर सच में ऐसा कुछ हो गया तो? जानवी उस पिंजरे में रोते हुए ये सब बोल रही थी और हर एक सेकंड उसका रोना बढ़ता ही जा रहा था। तारानकन, जानवी प्लीज ऐसे डरपोकों की तरह रोना बंद करो। एक तो पहले ही यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, ऊपर से तुम ऐसे डर कर हमें भी डरने के लिए मजबूर कर रहे हो। तुम इधर आओ मेरे पास और अब रोना बंद करो, हम बिल्कुल सही सलामत रहेंगे, वो हमें छू तक नहीं सकते। काशवी ने जानवी को अपने पास बैठाया और उसके आंसू पोंछकर आगे बोली, देखो, जब तक तनवीर और सिकंदर यहाँ नहीं आ जाते इनमें से कोई भी हमें गंदी नियत से हाथ नहीं लगाएगा। उस पार्थिव ने अपने आदमियों को वार्निंग जो दी है, उद्धरण चिन्ह। लेकिन किंग और सिकंदर अगर यहाँ अकेले आए तो ये लोग उनकी आंखों के सामने हमारे साथ। शू, तुम्हें क्या लगाता है द ग्रेट टायरेंट किंग और सिकंदर के सामने हमें कोई गंदी नियत से हाथ लगाने की कोशिश करेगा और वो ऐसा होते देख लेंगे? नहीं, वो गुस्से में इस जगह पर मौजूद सभी लोगों को अपने गुस्से की आग में जलाकर इस जगह को शमशान घाट में बदल देंगे। काशवी ने जानवी की बात को बीच में काटकर उसे सीरियस होकर ये कहा, जिसके बाद जानवी ने रोना बंद किया। तभी क्यूटी इतनी देर से साढ़े अपनी चुप्पी तोड़ते हुए काशवी से बोला, काशवी, भूलो मत, ये सभी लोग हम सबको तनवीर के केस्टल से उसी की नाक के नीचे से किडनैप करके लाए हैं। सारी सिक्योरिटी और उन 5 लड़ाकू हथियार को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ऐसे में तुम्हें पूरी तरह से तनवीर के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। भले ही उस पार्थिव ने अपने आदमियों को तुम तीनों को ना छूने की वार्निंग दी हो, लेकिन कब तक ये लोग उसकी वार्निंग के नीचे दबे रहेंगे? जैसे ही इन्हें एक मौका मिला ये तुम तीनों को लॉन्च कर खा जाएंगे। क्यूटी की आवाज़ में इससे भी बड़ा कोई डर छिपा हुआ महसूस हो रहा था, जिसे वो काशवी से छिपा रहा था। काशवी ने क्यूटी के उस डर को नहीं देख पाया और जानवी से हल्का दूर होकर क्यूटी से बोली, मुझे पता है कि तनवीर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होने का ये कोई टाइम नहीं है, लेकिन मैं इस समय जानवी को चुप करवाने के लिए जो बोल सकती थी बस बोलकर उसे शांत करवा दिया, ताकि एक तो वो रो रो कर अपनी हालत खराब ना कर ले और दूसरा मुझे कुछ शांति मिले प्लान सोचने का। जानवी ने ये बोलते हुए अपने बिखरे पड़े बालों को समेटा और एक हाई शेप जुड़ा बनाकर उस गुफा को ध्यान से घूरने लगी। वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसका पेट भूख के मारे जोर से गुदगुद करने लगा। देखते ही देखते जानवी और दीप्ति के साथ साथ क्यूटी के पेट से भी गुदगुद की तेज आवाज आने लगी। तभी काशवी की नज़र पिंजरे के अंदर रखे उस खाने से भरे बर्तन पर गई, जिसे कुछ देर पहले गार्ड्स रख कर गए थे जब ये सभी लोग सोने का नाटक कर रहे थे। काशवी ने अपने पेट से आ रही आवाज को सुनते हुए उस बर्तन को अपने पास रखा। उसे खोलते हुए बोली, तुम लोगों का पता नहीं, लेकिन मुझे इस समय बहुत जोर की भूख लगी हुई है। मेरा भूखा पेट रो रो कर खाना मांग रहा है। ऊपर से भूखे पेट मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं तो पहले पेट भर कर खाना खाऊंगी।
मेरी मानो तो तुम सब भी इस वर्स्ट सिचुएशन को भूलकर पेट भर कर खाना खा लो। मुझे पूरा यकीन है जैसे ही पेट में खाना जाएगा हमारा दिमाग यहाँ से निकलने का जरूर कोई बढ़िया आइडिया दे देगा। ये बोलते हुए काशवी ने उस बर्तन में रखे खाने को देखा जिसने मामूली से दाल चावल रखे हुए थे, लेकिन कहते हैं ना जिस तरह तपते रेगिस्तान में एक बूंद पानी की हमें जिंदा रखने का काम करती है, ठीक उसी तरह जब भूख ज्यादा लगी हो और हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ना हो तो नमक रोटी भी हमें छापन भोग लगती है। तो ये तो फिर भी दाल चावल थे जिसे खाकर काशवी बड़ी हुई थी। अनाथ आश्रम में हर रात दाल चावल ही मिला करता था, उसलिए काशवी को आदत थी। उसने बिना किसी शिकायत के खाना खाना शुरू कर दिया। जानवी और दीप्ति ने भी काशवी को खाते देख खाना खाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इस समय उन तीनों में से किसी को भी ये ध्यान नहीं रहा कि वो एक ही बर्तन में खाना खा रही है। शायद इसी को कहते हैं जब मुसीबत हो तो वहाँ आपका बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा ओहदा काम नहीं आता, फिर चाहे कोई क्वीन हो या मेड, बस काम आता है तो एक दूसरे का साथ। उन सब को खाना खाते देख क्यूटी शांत बैठा रहा कि तभी अचानक उसके कानों में कुछ आवाज़ पड़ी जो कि गुफा के बाहर पहरा दे रहे आदमियों की लग रही थी। एक बार लीडर पार्थिव सोने के लिए जला जाए उसके बाद सबसे पहले मैं उस दीप्ति को उनसे अलग करूंगा। आखिर उस मामूली सी गार्ड के साथ अगर मैं कुछ कर भी दूंगा तो लीडर गुस्सा नहीं करेंगे, आखिर उन्हें तो सिर्फ जानवी और काशवी से मतलब है ना। एक गार्ड दूसरे गार्ड से ये बोल रहा था, लेकिन लीडर ने साफ वार्निंग दी है कि तीनों लड़कियों में से किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए। तुमने कुछ भी किया तो तुम भी पहले वाले की तरह मारे हुए नजर आओगे। उस गार्ड के साथ में खड़े गार्ड ने समझाते हुए कहा, इसकी चिंता तू मत कर, मैं झूठ बोल दूंगा कि वो लंकी भाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसे जान से मारकर हमने उसे ठिकाने लगा दिया। बस तू अपना मुंह बंद रखना, बदले में हम दोनों उस दीप्ति के साथ बारी बारी से मजे करेंगे। उस गार्ड ने हंसने हुए कहा, जब 112 नथिंग इज इम्पॉसिबल। गुफा के बाहर वो गार्ड जो कुछ भी बात कर रहे थे, क्यूटी उन सब बातों को सुन चुका था और वो इस समय और भी ज्यादा परेशानी से घिर चुका था, जबकि वो अच्छे से जानता था कि दीप्ति कोई मामूली लंकी नहीं जो उन दो गार्ड्स को अपने साथ कुछ भी करने दे। दीप्ति ने बचपन से ही सिकंदर से खतरनाक लड़ाई की ट्रेनिंग ली है, वो अकेले ही उन दो गार्ड्स को तो क्या 20 गार्ड्स को एक साथ बिना पसीना बहाए निपटा सकती है। ये सब जानते हुए भी इस समय क्यूटी जरूरत से ज्यादा परेशान हो रहा था। शायद वो ऐसा कुछ जानता था जो किसी को भी मालूम नहीं था, या फिर क्यूटी को अंदाजा हो चुका था कि वो सभी 20-30 गार्ड से नहीं बल्कि हजारों की संख्या में मौजूद बदले की आग में जूझ रहे गार्ड से गिरे हुए थे, जो गुस्से में तनवीर और सिकंदर का पूरा गुस्सा काशवी, जानवी और दीप्ति पर निकलाने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा हुआ इन सब ने खाना खाकर एक तो अच्छा काम किया, कम से कम अब इनके शरीर में इतनी एनर्जी तो रहेगी कि ये अपने आप को उन गार्ड्स की गंदी नियत से या टच से प्रोटेक्ट कर सके। क्यूटी ने काशवी, जानवी और दीप्ति को खाना खाते देखकर मन में कहा। और इस समय काशवी को खाना खाते टाइम डिस्टर्ब ना करके क्यूटी उस गुफा को अच्छे से देखने लगा, जैसे वो वहां से बाहर निकलने का रास्ता देख रहा हो। लेकिन गुफा से बाहर निकलने से पहले उन सबको उस बड़े से पिंजरे से बाहर निकलना होगा, वो भी उन गार्ड्स की दोबारा अंदर आने से पहले। क्यूटी उस गुफा को घूरकर ऑब्जर्व कर ही रहा था कि तभी काशवी ने अपने पेट पर हाथ रखकर जोर की डकार ली, जैसे उसे कोई अंदाजा ही ना हो कि वो अभी किसी की कैद में है। बर्तन का खाना पूरा खत्म हो चुका था और जानवी, दीप्ति भी अपना भरा हुआ पेट देखकर अब काफी शांत लग रही थी। तीनों के हाथ दाल चावल से सने हुए थे और अब उन्हें भूख शांत होने के बाद प्यार भी लग रही थी। काशवी ने पिंजरे के अंदर नजरें दौड़ाई, लेकिन वहां पानी नहीं था। एक मटका उस गुफा की कोने में पिंजरे से दूर रखा हुआ था, जिसे उन गार्ड्स ने ही खाने के बाद रखा था। अरे इन लोगों ने पानी तो हमसे इतनी दूर रखा है, हम उस मटके तक नहीं पहुंच सकते, और उन गार्ड्स को यहाँ बुलाकर उनकी शकल देखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। काशवी ने उस पानी के मटके की देखते हुए कहा। काशवी की बात सुनकर जानवी और दीप्ति भी उस मटके को देखने लगी। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन खाना खाते ही मुझे पानी पीने की आदत है। ऊपर से हम लोगों ने कितने टाइम से पानी नहीं पिया है, जिसकी वजह से सिर भी दर्द होने लगा है। किसी भी कीमत पर पानी तो पीना ही है, जानवी ने काशवी से कहा। जानवी, सिर तो मेरा भी दर्द हो रहा है, लेकिन इस पिंजरे की सलाखें इतनी चौड़ी नहीं है कि हम में से कोई बाहर अपना हाथ भी निकाल सके। काश ये सलाखें थोड़ी सी चौड़ी होती तो क्यूटी इसमें से आराम से बाहर निकल सकता था, और शायद पानी का वो मटका भी यहाँ ला सकता। दीप्ति ने उस पिंजरे की सलाखें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी काशवी और जानवी एक साथ बोली, क्यों न हम अपने कपड़े की मदद से इन सलाखों को सिकुड़ दे।
सलाखों को सिकोड़ दे, लेकिन कपड़े की मदद से ऐसा करना नामुमकिन है। लोहे की कपड़े से सिकोड़ पाना इम्पॉसिबल है। दीप्ति ने हैरानी से ये शब्द कहे। इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं होती दीप्ति, शायद तुम्हें ये पता नहीं। सही तरीके से कोशिश की जाए तो सब पॉसिबल है। अब जल्दी करो, अपनी अपनी ड्रेस का कुछ कपड़ा फाड़ कर मुझे दो। अरे देख क्या रही हो, जल्दी करो। काशवी ने अपनी येलो ड्रेस के निचले हिस्से को फाड़ते हुए कहा। जानवी बिना किसी परेशानी के अपनी ड्रेस फाड़ने लगी, लेकिन दीप्ति अभी भी हैरान थी। दीप्ति ने अपनी ड्रेस का कपड़ा भी फाड़ा और काशवी को दे दिया, जबकि क्यूटी बस शांत खड़ा देख रहा था। काशवी ने मजबूत बन चुके उस कपड़े की एक रस्सी सी बना ली और उसे घूरते हुए अचानक से रुक गई। दीप्ति काशवी की ऐसे देखकर बोली, क्या हुआ? अब जल्दी कीजिए, आप रुक क्यों गई? वो मुझे कुछ याद आ गया। भले ही ये कपड़ा मजबूत है, लेकिन अगर हम उसे इन दोनों सलाखों पर लपेटकर इसे मोड़ेंगे तो ये कपड़ा फटने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले हमें इस कपड़े को गीला करना होगा, क्योंकि गीला कपड़ा मोड़ने पर जल्दी नहीं फटता। लेकिन प्रॉब्लम तो तेजी है कि हम सबके पास पानी नहीं है, तो अब हम इस कपड़े को गीला कैसे करें? काशवी ने ये बोलकर अपनी परेशानी बताई और वापस कुछ सोचने लगी। तभी जानवी ने काशवी और दीप्ति के साथ क्यूटी को भी हैरान करने वाला सॉल्यूशन दिया। मैं जानती हूँ मैं जो बोलने वाली हूँ उसे सुनकर आप दोनों मुझे अजीब सी नज़रों से देखोगे, लेकिन मुझे लगता है इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हम में से किसी को इस कपड़े पर बाथरूम करनी होगी, तभी ये गीला हो सकता है। जानवी की बात सुनकर सच में दीप्ति और काशवी उसे अजीब नज़रों से देखने लगी थी। वही क्यूटी तो अपना मुंह फाड़े उन तीनों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ही दंग हो चुका था। कुछ देर के पिन ड्रॉप साइलेंस के बाद दीप्ति ने जानवी के सर पर एक तपली मारते हुए गुस्से में कहा, छी, ये क्या बकवास आइडिया दिया है तुमने? हाउ डिस्गस्टिंग! तुम्हारा दिमाग पूरी तरह जंग से भर चुका है। प्लीज ऐसे गंदे आइडिया दोबारा मत देना। जानवी अपने सर को सहलाते हुए काशवी को देखने लगी। तभी काशवी ने जानवी का आइडिया सुनकर कहा, दीप्ति, इस आइडिया में क्या बुराई है? बल्कि मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि जानवी के दिमाग में इतना अच्छा आइडिया आया कहाँ से। अब आप भी शुरू मत हो जाए। इस कपड़े को गीला करने के लिए इस पर बाथरूम करनी होगी। आपको पता है ये कपड़ा कितना गंदा हो जाएगा उसके बाद, और फिर इस कपड़े को हमें अपने हाथों से छू कर इन सलाखों को सिकोड़ पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं इतना गंदा काम नहीं कर सकती। दीप्ति ने काशवी की बात सुनकर अपना मुंह बाना कर कहा। काशवी जानती थी कि दीप्ति की बात पूरी तरह सच थी, लेकिन ये कोई टाइम नहीं था गंदा या साफ कपड़ा देखने का। अगर उन्हें उस पिंजरे से बाहर निकलने की एक उम्मीद नजर आई थी तो वो बिना कोशिश के उसे कैसे छोड़ सकते थे। काशवी ने एक गहरी सांस ली और दीप्ति के दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए बोली, तुम्हें पता है दीप्ति, अगर कोई इंसान तपते रेगिस्तान में बिना पानी की एक बूंद के 3 दिन तक रेगिस्तान में भटकता है और उसे कहीं एक बूंद पानी की नसीब नहीं होती, तो ऐसे में वो इंसान क्या करता है? शायद तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो इंसान जिंदा रहने के लिए अपना ही यूरिन बेशक पीता है। तो उसके मुकाबले हम तो सिर्फ इस कपड़े को हाथ ही लगाने वाले हैं। काशवी की बात की गहराई को समझकर दीप्ति ने ये आइडिया मान लिया। अब सवाल ये उठता था कि उस कपड़े पर बाथरूम करेगा कौन? जानवी, आइडिया तुम्हारा था तो तुम ही इसे गीला करो। दीप्ति ने जानवी की तरफ वो कपड़ा बढ़ा कर कहा। अरे ऐसे कैसे? जब मुझे बाथरूम लगी ही नहीं तो मैं इसे गीला कैसे कर सकती हूँ? जानवी ने उस कपड़े को दीप्ति की तरफ बढ़ा कर कहा। हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है और तुम दोनों पहले आपका खेल खेल रही हो। काशवी ने दीप्ति और जानवी को घूर के देख कर कहा, जब 113, ये तो हमारे किंग का स्टाइल नहीं है। इस कपड़े को मुझे तो मैं इसे गीला करती हूँ, वैसे भी मुझे काफी देर से बाथरूम लगी हुई थी। काशवी ने उन दोनों के हाथ से वो कपड़ा के लिया और उस पिंजरे के कोने में जाकर खड़ी हो गई। तुम दोनों मुझे ऐसे हैरानी से देखना बंद करो और यहाँ आकर मुझे कवर करो, कहीं अचानक से कोई गार्ड आकर मुझे ऐसे देख न ले। काशवी ने ये बोलते हुए जानवी और दीप्ति को अपने पास बुलाया। क्यूटी ने काशवी की बात सुनकर तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। कुछ देर बाद उन तीनों ने उस गीले कपड़े का इस्तेमाल करके लोहे की उन सलोखों को बहुत हद तक सिकोड़ दिया, जिससे क्यूटी बाहर निकल गया और सबसे पहले उस पानी के मटके को पिंजरे के पास ले गए। उन तीनों से अपने हाथ अच्छे से धो के पानी पिया। क्यूटी, बिना किसी गार्ड की नजरों में आए तुम्हें इस पिंजरे की चाबी लानी है। पता करो कि वो चाबी क्या है और उसे लेकर आओ। काशवी ने क्यूटी से ये कहा। वही जानवी और दीप्ति काशवी की बातें सुनकर बोली, कुटाई आपकी एक एक बात नहीं समझ सकता, आखिर है तो वो एक जानवर ही, इसलिए आप उसके ऊपर इतना दबाव मत डालिए।
तुम दोनों जानती नहीं, क्यूटी एक तरीके से मेरा सेवियर है, जो मुझे किसी भी सिचुएशन में कुछ नहीं होने देगा, इसलिए वो हमेशा मेरी बात समझता है और मुझे सेफ रखने के लिए उन्हें फॉलो भी करता है। काशवी किसी भी कीमत कर उन दोनों को क्यूटी की सच्चाई तो नहीं बता सकती थी। आखिर क्यूटी और काशवी एक दूसरे से इस दुनिया में जुड़े हुए थे। काशवी अगर इस दुनिया में मर जाएगी तो क्यूटी भी हमेशा के लिए इस दुनिया में एक पांडा बनकर फंसा रहेगा। काशवी ने ये बोलते हुए जानवी से कहा, मेरी तरफ हैरानी से क्या देख रहा हो, उधर देखो। क्यूटी मेरी बात समझकर यहाँ से चला भी गया। लेकिन हाँ, पता नहीं इस पिंजरे की चाबी जिसके पास होगी, क्यूटी उसे कितनी देर में ला पाएगा, इसका अंदाजा मुझे नहीं है। हम इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जानवी और दीप्ति ने गुफा की एंट्रेंस की तरफ देखा, जहां से क्यूटी अभी अभी बाहर निकला था। वहीं दूसरी तरफ तनवीर अपने साथियों के साथ उस हजारों आदमियों की संख्या में मिल चुका था। ये तो हमारे किंग का स्टाइल नहीं था, तो फिर ये क्यों बिना इन लोगों की हड्डी पसली तोड़े उनके बीच में उनका भेष धरे चल रहे हैं? तनवीर के पीछे चल रहे वीर ने सुलेमान से धीमी आवाज में कहा। सुलेमान अपनी नजरें आसपास के लोगों की तरफ घुमाते हुए वीर से बोला, बात तो तूने बिल्कुल सही कही, इन लोगों को तो हम सभी मिलकर पल भर में धूल चाटा सकते हैं, तो फिर किंग इन मामूली से आदमियों के बीच अपनी असली पहचान छिपा कर क्यों चल रहे हैं? सुलेमान ने ये बोलते हुए अपनी हैरानी दिखाई। वहीं अपना चेहरा छिपाए उन दोनों के आगे चल रहे सिकंदर ने कोल्ड वॉइस में कहा, तुम दोनों अपनी खुफूर फुसूर बंद करो और इन लोगों की तरह अपने आप को ढाल लो, किसी को तुम पर शक नहीं होना चाहिए कि तुम इनमें से एक नहीं हो। सिकंदर की आवाज़ सुनकर वीर और सुलेमान शांत होकर चलने लगे, लेकिन उन्हें अभी तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला था और उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तनवीर से डायरेक्ट ये सवाल पूछ सके। तभी वीर और सुलेमान को धीमी आवाज़ में समझाते हुए रूपेश बोला, तुम दोनों सच में दिमाग से पैदल हो गए हो? क्या तुम्हें नहीं पता अगर इनमें से किसी ने भी किंग या हम में से किसी को भी पहचाना लिया तो बिना देर के ये लोग क्वीन और उनके साथ किडनैप हो चुकी दीप्ति, जानवी का इस्तेमाल करके हमें कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। ऊपर से इन सभी के साथ महिलाएं भी शामिल हैं जिन्हें किंग ना तो खुद मारेंगे और ना ही हमें उन्हें मारने देंगे। इसलिए किंग जब तक क्वीन का पता नहीं लगा लेते कि इन लोगों ने उन्हें कहाँ रखा है, तब तक हम में से सभी इनके बीच इनकी तरह ही भेष बदल कर रहेंगे। रूपेश की बात सुनकर वीर और सुलेमान पूरी बात को समझ गए। कुछ देर उन लोगों के बीच घूमने के बाद तनवीर अचानक से रुक गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब थे, जो कि काले कपड़े से छिपे होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे। नीली आंखें उस रेगिस्तान की धूप में भी कोल्डनेस से भरी हुई थी। सिकंदर ने तनवीर की नीली आंखों का पीछा किया और सामने उस डायरेक्शन में देखा जहां तनवीर देख रहा था। सामने रेड रंग से दीवार पर लिखा था, जिस किसी को भी अपने अतीत को याद करके तनवीर के ऊपर जानलेवा गुस्सा याद आ जाए, वो इस जगह जरूर आए। आप जानते हैं अंदर आपके गुस्से को कम करने वाली तनवीर की एक खास चीज़ है। सिकंदर के साथ साथ ये शब्द उसके पांचों लड़ाकू हथियार वीर दानिश, सुलेमान, रूपेश ने भी पढ़े, जिसे पढ़ते ही उन सब की आंखों में हैरानी आ गई। उन्हें समझ नहीं आया कि तनवीर की ऐसी कौन सी खास चीज़ है जो बदले की आग में चल रहे वहां बसे उन लोगों का गुस्सा कम करने का काम करती है। वो सभी अभी खड़े ये सोच ही रहे थे कि तभी उन सब के कानों में एक आवाज़ पड़ी, अरे भाइयों, यहाँ खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? उस तनवीर ने जो भी झूठ तुम्हारे परिवार के ऊपर किए हैं, तुम्हें वो याद करके जितना भी गुस्सा आ रहा है उसे अभी के अभी अंदर जलकर निकाल लो। उद्धरण चिन्ह। एक आदमी जिसके हाथ में कुछ रस्सी थी, वो तनवीर और उसके साथ खड़े सभी लोगों को बोला, अरे तुम लोग अब भी ऐसे क्यों खड़े हो? ये लो रस्सी और तनवीर के किंगडम से किडनैप की गई लंकी को जी भर कर मसलो, आज ही बिल्कुल नहीं और मस्त लंकी को लेकर आए हैं। उस आदमी ने तनवीर के हाथ में रस्सी पकड़ने की कोशिश करते हुए ये बात कही, लेकिन तभी उससे आदमी को एहसास हुआ कि जिस वो रस्सी पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसका हाथ एकदम बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। जैसे उसकी बात सुनकर तनवीर के हाथ पैर कोल्डनेस से बर्फ उगने लगे हो। उस आदमी की बात सुनकर तनवीर के साथ साथ सभी यही सोचने लगे कि वो आदमी और किसी की नहीं बल्कि काशवी, दीप्ति और जानवी में से किसी की बात कर रहा है। सिकंदर और दानिश के हाथ अभी अपनी तलवार की तरफ बढ़े ही थे कि तभी तनवीर ने अपने सामने खड़े उस आदमी के हाथ से रस्सी ली और बिना देर किए उसी आदमी की गर्दन ने लपेटकर 2 सेकंड में उसकी गर्दन का कचुम्बर बना दिया और पल बाहर में उसे वहीं रेत में पटक दिया। जिसके बाद वो सभी गुस्से में उस दीवार के पीछे बने बड़े से कमरे में आगे बढ़ने लगे कि तभी अंदर से एक आदमी गुस्से ने बड़बड़ाते हुए बाहर आया, हाथ तेरी की, मेरे कुछ करने से पहले ही वो कुटिया मर गई, मजा करे का टाइम भी नहीं मिला।
काश इस लड़की की जगह उस तनवीर या सिकंदर की होने वाली पत्नी होती तो मजा आ जाता, उन दोनों को तो मैं। वो आदमी इतना बोलते हुए एकदम से शांत हो गया, क्योंकि उसकी गर्दन में 2 तलवार एक साथ एक ही समय पर घुस चुकी थी और खून की धार रेत और अपना रंग चढ़ा चुकी थी। तनवीर और सिकंदर दोनों ने एक साथ उस आदमी की गर्दन में तलवार घुसाकर उसके मुंह के आगे की बात उसके मुंह में ही रोक दी। उस आदमी की बात सुनने से तनवीर और सिकंदर को ये तो पता चल चुका था कि काशवी और जानवी दोनों ही ठीक है और वो आदमी किसी दूसरी लड़की की बात कर रहा था, जिसे वो लोग शिव कोटी राज्य से किडनैप करके लाए थे। तनवीर और सिकंदर के चेहरे के गुस्से के भाव ये सोचकर हल्के शांत हो गए, लेकिन दानिश अपने चेहरे पर बिना किसी भाव को दिखाए अंदर बढ़ गया। उसे ऐसे अंदर जाता देख उसके साथी हैरानी से उसका पीछा करते हुए आगे बढ़े। तभी तनवीर ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, रुको, तुम सब इन दोनों लाश को ठिकाने लगाओ। दानिश कुछ देर में बिल्कुल ठीक ठाक बाहर आ जाएगा। विजेश, वीर सुलेमान, रूपेश तनवीर की बात सुनकर दानिश के पूछे ना जाकर उन दोनों लाश को ठिकाने लगाने लगे, जिन्हें अभी अभी तनवीर और सिकंदर ने नर्क भेज दिया था। तनवीर ने जैसा कहा था कुछ देर बाद वैसा ही हुआ। दानिश जिस डर के साथ उस कमरे में अंदर गया था वो गलत निकला। अंदर जो लड़की बिना पर्दे के बेहाल मारी पड़ी थी वो दीप्ति नहीं थी, कोई और थी। दानिश के चेहरे पर उस कमरे से बाहर आते हुए एक सुकून था कि दीप्ति काशवी और जानवी के साथ जगह कहीं भी है। ठीक है किंग, मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि क्वीन और जानवी को वो लोग आपके मिलने तक कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ मेरी दीप्ति है जिसके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। दानिश ने तनवीर के सामने ये बोलते हुए अपनी फीलिंग्स दीप्ति के लिए एक्सेप्ट कर ली थी। दानिश, भले ही क्वीन और जानवी को वो लोग हमारे मिलने तक कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि वो एक ट्रेन गार्ड्स है जो क्वीन की बॉडीगार्ड भी है। जो क्वीन को प्रोटेक्ट कर सकती है वो क्या खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती? तनवीर के कुछ भी बोलने से पहले सिकंदर ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, मैं जानता हूँ वो बहुत स्ट्रोंग है, मैंने उसे बचपन से देखा है, लेकिन वो अकेले इतने सारे लोगों से नहीं लड़ सकती। आखिर वो है तो एक लड़की ही ना। आप मेरी हालत नहीं समझ सकते। आखिर मैं इस समय कैसे महसूस कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, दानिश ने सिकंदर से कहा। तभी तनवीर ने आगे की तरफ अपने पैर बढ़ाए और बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगाता है कि हम तुम्हारी फीलिंग नहीं समझ सकते? जबकि कुछ देर पहले जब मैंने और सिकंदर ने उस आदमी की गर्दन में तलवार घुसाई थी तब हम तुम्हारी तरह ही फील कर रहे थे, बल्कि तुमसे भी 10 गुना ज्यादा दर्द हमें अपने दिल में हो रहा था। उद्धरण चिन्ह। तनवीर की बात सुनकर दानिश ने कुछ नहीं कहा। जल्दी चलो किंग, बहुत आगे निकल गए हैं। हमें जल्द से जल्द क्वीन के साथ साथ जानवी और दीप्ति का पता लगाना होगा, इससे पहले कि हमारा डर हकीकत में बदलकर हमारे सामने आ जाए। सिकंदर ने तनवीर के कदमों के निशानों पर चलते हुए बाकी सबसे कहा। 1 घंटे बाद इस समय क्यूटी काशवी, जानवी और दीप्ति को पिंजरे से बाहर निकलाने के लिए उस पिंजरे की चाबी ढूंढ रहा था, और अब तक वो सभी गार्ड से छिपकर उस चाबी को ढूंढते ढूंढते थक चुका था। हर एक गार्ड को मेरे ध्यान से देखा, लेकिन किसी के पास भी उस पिंजरे की चाबी नहीं है। आखिर उस पार्थिव ने उस पिंजरे की चाबी किसके हाथ में दी होगी? क्यूटी एक गार्ड के पीछे खड़ा होकर ये सोच ही रहा था। तभी उस गार्ड ने सामने से आ रहे दूसरे गार्ड को रोककर कहा, अरे यार, हमारे लीडर का दिमाग ना जाने किस तरीके से चकता है। उस तनवीर की होने वाली पत्नी को कोई गलती से भी हाथ न लगा दे। इसके चक्कर में वो ना तो अभी तक अपने कमरे में सोने गए और ना ही वो चाबी किसी दूसरे गार्ड को दे रहे हैं। लगाता है अब वो खुद ही सबसे पहले उस तनवीर की पत्नी को हाथ लगाने के बारे में सोच रहा है। ये सुनकर दूसरे गर्दन ने कहा, लगाता तो ऐसा ही है, लेकिन कोई बात नहीं, आखिर वो हमारा लीडर है, सबसे पहला हक भी तो उसे ही मिलना चाहिए। ये दोनों गार्ड आपस में बातें करने लगे, लेकिन क्यूटी अब वहां से 9-2-11 हो चुका था, क्योंकि अब उसे पता था कि उस पिंजरे की चाबी पार्थिव के पास मिलेंगी। कुछ भी हो जाए उस पार्थिव के पास से चाबी तो मैं लेकर ही रहूंगा, क्यूटी ने एक रूम में झांकते हुए कहा। जब 114 पिंजरे से बाहर निकलने का रास्ता। क्यूटी की नजरें इस समय जिस रूम में झांक रही थी वो पार्थिव का स्पेशल रूम था, जहां वो अपनी कीमती चीजें और अपने कुछ रहस्य छिपा कर रखता था। लेकिन बड़ी अजीब बात है, क्यूटी को जैसे ही पता चला कि पार्थिव के पास पिंजरे की चाबी है, क्यूटी सीधा इस रूम की तरफ आ गया, जबकि उसे तो पार्थिव के पास जाना चाहिए था। क्यूटी उस रूम में आ गया और अपनी नजरों को चील की तरह उस रूम में दौड़ने लगा। कुछ देर बाद क्यूटी ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन उसे जैसी उम्मीद थी वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। पार्थिव ने उस चाबी को ना जाने कह छिपा दिया है। मैंने पूरा कमरा 2 बार छान लिया,
जबकि मुझे ओरा यकीन था वो उस कमरे में ही उस चाबी को रख सकता था, क्योंकि उसके अलावा इस कमरे में कोई और आने की कभी हिम्मत नहीं कर सकता। क्यूटी ने खुद से ये बात ऐसे कही जैसे वो पार्थिव की पुरानी लाइफ के बारे में सब जान चुका हो। कहीं ऐसा तो नहीं उस पार्थिव ने चाबी अपने उस संदूक में रखी हो जिसमें उसने अपनी और भव्या की तस्वीर रखी है। क्यूटी ने ये बोलते हुए उस रूम से अटैच छोटा से दरवाजे को देखा और अपने घिरे कदमों से बढ़कर उसने उस गेट को खोला। वहाँ एक 10 इंच का छोटा सा संदूक टाई का बॉक्स रखा था जिस पर नंबर लॉक लगा हुआ था। क्यूटी ने उस नंबर लॉक को घूर कर देखा। 2394 यही इसका पासवर्ड है। क्यूटी के कान में ये शब्द पड़े जो कि बिना किसी भाव से भरे हुए थे। क्यूटी ने उस आवाज़ को सुनकर बिना देर किए पीछे मुड़कर देखा, जहाँ कोई और नहीं पार्थिव खड़ा था, जिसके चेहरे और कोई भाव नहीं थे। क्यूटी समझ नहीं पा रहा था कि पार्थिव ने उसे देखकर उस बॉक्स का पासवर्ड क्यों बताया। मुझे पता है तुम चाबी ढूंढने आए हो, लेकिन इस संदूक में चाबी नहीं है, इसलिए इसका पासवर्ड तुम्हारे किसी काम का नहीं। पार्थिव ने अपनी कमर से एक चाबी अपनी इंडेक्स फिंगर में गोल घुमाते हुए कहा। लेकिन क्यूटी तो हैरानी से भर रहा था। जैसे जैसे पार्थिव क्यूटी से इंसानों को तरह बातें कर रहा था, क्यूटी को लगाने लगा था कि पार्थिव उससे ही बात कर रहा है। मैं जानता हूँ तुम मुझे पागल समझ रहे होंगे, आखिर मैं तुम जैसे जानवर से जो ये सब बातें कर रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उस पिंजरे से बाहर कैसे आए। उद्धरण चिन्ह। पार्थिव ने लास्ट की बात बोलते हुए अपने माथे और घेरे से मारा और आगे बोला, मैं सच में पागल हो गया हूँ। आखिर मैं ये सवाल एक जानवर से क्यों कर रहा हूँ। मुझे इसे वापस उस गुफा में कैद करना होगा, पार्थिव ने क्यूटी को घूरते हुए कहा। क्यूटी ने बात को समझकर एक गहरी सांस ली और अपनी भोली सूरत का फायदा उठाकर उसने पार्थिव को पांडा की सबसे क्यूट शक्ल बनाकर दिखाई। पार्थिव जो क्यूटी को गुफा ने वापस के जाने के लिए उठा ही रहा था, क्यूटी की बड़ी बड़ी आंखें और उसके क्यूट एक्सप्रेशन को देखकर रुक गया। कुछ भी कहो, ये जानवर देखने में कितना क्यूट है, आखिर ये काशवी जैसी मोटी को कैसे मिल सकता है। उससे भी बड़ा सवाल कहाँ से मिल सकता है। खैर अब ये उस गुफा से भाग कर आ ही गया है, तो अब ये मेरा पालतू जानवर बनकर रहेगा। उद्धरण चिन्ह। पार्थिव ने क्यूटी को अपनी गोद में उठा किया और उसके मुलायम सफ़ेद बालों में हाथ फेरने लगा। वहीं दूसरी तरफ गुफा में काशवी जानवी दीप्ति क्यूटी का इंतजार करते करते अब हल्की घबराने लगी थी। क्यूटी को गाए इतना ज़्यादा टाइम हो गया, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। जानवी ने काशवी और दीप्ति से अपनी चिंता बताते हुए कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम प्लीज़ ऐसी बातें मत बोलो, मेरे मन में भी क्यूटी को लेकर नेगेटिव विचार आने लग जाएंगे, दीप्ति ने जानवी से कहा। लेकिन काशवी अपनी चिंता को अपने चेहरे पर नहीं आने दे रही थी। क्यूटी की चिंता एक तरफ और तनवीर की हालत के बारे में सोचकर काशवी का दिल बैठा जा रहा था। काशवी इस समय बिल्कुल नहीं जानती थी कि तनवीर उसे ढूंढने के लिए खाए रेगिस्तान की रेत छान चुका था, लेकिन फिर भी काशवी को अंदाजा था कि तनवीर इस समय हद से ज़्यादा दर्द और गुस्सा अपने अंदर दबाए बैठा है। मुझे पता है मेरे किडनैप होने की बात सुनने के बाद मेरा तनवीर बेइंतहा दर्द से गुजर रहा होगा। हर पल उसे ये डर खा रहा होगा कि इनमें से कोई मुझे गंदी नीयत से छूने की कोशिश ना करे, कहीं ये मुझे हॉट ना कर दे, और ना जाने कितने ख्यालों ने उसे डराया होगा। उद्धरण चिन्ह। काशवी ये सोचते हुए अपनी आंखों में आंसू महसूस कर पा रही थी। इतने में दीप्ति ने काशवी का ध्यान अपनी तरफ खींचकर कहा, काशवी हम लोगों को कोई और रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। इस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए हम ऐसे हाथ और हाथ रखे नहीं बैठ सकते। दीप्ति की बात में साथ देते हुए जानवी ने कहा, रास्ता तो ढूंढना ही होगा, लेकिन क्या? जब तक हम इस पिंजरे में हैं हम कुछ नहीं कर सकते। काशवी कुछ सोचते हुए एकदम से बोली, इतना अच्छा आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए काशवी ने अपने सर पर हंसने हुए मारा। जानवी और दीप्ति काशवी को ऐसे हंसते देख हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। हम दोनों इतने परेशान हैं कि रोने का मन कर रहा है, और काशवी है कि इस समय पागलों की तरह हंस रही है। कहीं इन्हें किसी पागल करने वाले कीड़े ने तो नहीं काट लिया, जिसकी वजह से ये यही हरकतें कर रही है। जानवी ने दीप्ति से धीमी आवाज में कहा, दीप्ति मुझे इस पिंजरे से बाहर निकलने का आइडिया मिल गया। काशवी ने दीप्ति और जानवी का हाथ खुशी से पकड़कर कहा। काशवी की बात सुनकर जानवी और दीप्ति उसे हैरानी से देखकर बोली, सच में? हाँ सच में, अब कोई और नहीं बल्कि हमें इस पिंजरे में कैद करने वाले ये गाद ही बाहर निकालेंगे। काशवी ने दीप्ति की ड्रेस को ऊपर से नीचे तक घूर कर कहा। जब 115 सेड्यूस कैसे करते हैं?
काशवी की खुराफाती नजरें दीप्ति की ड्रेस पर थी, जिसे दीप्ति और जानवी दोनों महसूस कर पा रही थी। आप मेरी ड्रेस को ऐसे घूर कर क्यों देख रही है जैसे मेरे लिए आपकी आंखों में अचानक हवस भर आई हो? देखिए काशवी, मैं इस तरह की लंकी नहीं हूँ। भले ही मुझे आज तक किसी ने लंकी ना समझकर योद्धा की तरह देखा गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं पूरी तरह लंकी हूँ, इसलिए मेरे बारे में कोई ऐसा वैसा ख्याल मत लाइए मन में। दीप्ति के ये शब्द सुनकर काशवी लाचारी से उसके सर पर मुस्कुराते हुए टिप्पणी मरती है। पागल लंकी, अपने दिमाग के घोड़ों को ब्रेक लगा। मुझे पता है कि तू लंकी है और मुझे मेरे तनवीर के अलावा ना तो किसी लड़के में इंटरेस्ट है और ना लंकी में, इसलिए तू पूरी तरह सेफ है। काशवी ने लास्ट की बात बोलते हुए दीप्ति के पैरों के पास हल्का झुकी और उसकी पहले से फटी हुई ड्रेस को हल्का सा और फाड़ दिया। काशवी, ये आपने क्या किया? दीप्ति की ड्रेस फटने से उसकी लंबी टांगें अब रिवील होने लगी थी, जो अट्रैक्टिव तो लग रही थी, लेकिन हवस से भरे लोगों के बीच अगर किसी ने दीप्ति को ऐसे देख लिया तो कोई भी उस पर से टूट पड़ेगा। दीप्ति अपनी टांगों को फटे हुए कपड़े से छिपाने की कोशिश करते हुए काशवी की इस हरकत पर उसे घूर कर देखे जा रही थी। जानवी भी काशवी की इस हरकत से परेशान थी। उस पिंजरे से बाहर निकलने का आइडिया बताते की जगह काशवी ने तो दीप्ति की ड्रेस फाड़ दी। अभी आपने कहा कि आपको मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आपने मेरी ड्रेस क्यों फाड़ी? दीप्ति ने ये बोलकर एक बार फिर काशवी के चेहरे पर हंसी ला दी थी। दीप्ति, कुछ देर चुप रह और मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दे। काशवी ने अपनी हंसी रोककर दीप्ति से कहा। अरे ऐसे कैसे मैं चुप रहूं? आप एक लंकी होकर मेरे साथ ऐसी हरकत करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं, वो भी ऐसे टाइम पर? दीप्ति ने अपने कदमों को काशवी से पीछे की दूरी पर किया, जैसे वो किसी अबला नारी की तरह अपनी इज्जत काशवी के हाथों लूटने से बचाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इस बार दीप्ति की बातों पर काशवी को हंसी नहीं आई, बल्कि उसका चेहरा गंभीर हो गया, जैसे वो सोच रही हो कि दीप्ति सच में उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। लेकिन उस पिंजरे में हंसी तो फिर भी गूंज उठी थी, लेकिन काशवी की नहीं, जानवी की, जो दीप्ति के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। दीप्ति, जरा अपनी शकल तो देख, कितनी फनी लग रही है इस वक्त तू, जानवी ने दीप्ति के ऊपर हंसने हुए कहा। हाँ हाँ हंस ले, मेरी जगह अगर काशवी तेरी इज्जत लूट रही होती तब तुझे समझ आता मेरा दर्द, दीप्ति ने जानवी के ऊपर गुस्सा होते हुए कहा। अरे बेवकूफ लंकी, काशवी तेरी इज्जत पर कोई हमला नहीं कर रही, तेरे दिमाग में इतनी सी बात समझ नहीं आ रही क्या? काशवी प्लीज, आप इस पागल लंकी को ऐसा करने का रीजन बता दो, या फिर इसकी जगह मैं ये काम कर लेती हूँ। जानवी ने दीप्ति को गुस्से से बोलते हुए लास्ट की बात काशवी से बोली। नहीं जानवी, ये काम तुम या मैं नहीं कर सकते, दीप्ति को ही करना होगा, काशवी ने जानवी से कहा। काम? कौन सा काम? दीप्ति ने जानवी की बात सुनकर काशवी और जानवी के पास आकर हैरानी से पूछा। मेरी बात ध्यान से सुनो दीप्ति, मुझे या जानवी को यहाँ मौजूद कोई भी गार्ड तनवीर और सिकंदर की वजह से तब तक बुरी नियत से नहीं देखेगा जब तक वो दोनों तनवीर और सिकंदर यहाँ आ नहीं जाते। लेकिन अगर तुम यहाँ मौजूद उन गार्ड्स को अपना थोड़ा सा बदन दिखाकर लुभाने की कोशिश करो तो वो गार्ड अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, और चाबी न होते हुए भी वो गार्ड इस पिंजरे का लॉक तोड़कर तुम्हें इस पिंजरे से बाहर ले जाने की कोशिश जरूर करेंगे। एक बार ये पिंजरा खुल गया तो हम सबको उन गार्ड से अपने आप को बचाना भी है और उन्हें मार मार कर छठी का दूध भी याद दिलाना है। अब तुम समझी, मुझे तुम में सच में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस उन गार्ड्स को सिड्यूस करने के लिए तुमसे अच्छा बकरा कोई दूसरा नहीं था, इसलिए तुम्हारी ड्रेस फाड़ी। काशवी ने लास्ट दीप्ति को ये सब बताकर लास्ट में उसे चिढ़ाने के लिए बलि का बकरा बोल दिया। आपका पूरा प्लान मुझे समझ आ गया काशवी, और मैं अब ये काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने मुझे बलि का बकरा बना तो दिया, मगर मुझे लड़कों को सदूस करना बिल्कुल भी नहीं आता। आप मुझे बताओ कि सदूस कैसे करते हैं? लास्ट की बात बोलते हुए दीप्ति का चेहरा बहुत ज्यादा सीरियस था। लड़कों को लुभाना वो भी काशवी के बस के बाहर था। उसने तनवीर के अलावा किसी लड़के से ठीक से बात तक नहीं की, तो सदूस करना तो दूर की बात है। इस पिंजरे का लॉक तोड़कर तुम्हें इस पिंजरे से बाहर ले जाने की कोशिश जरूर करेंगे। एक बार ये पिंजरा खुल गया तो हम सबको उन गार्ड से अपने आप को बचाना भी है और उन्हें मार मार कर छठी का दूध भी याद दिलाना है। अब तुम समझी, मुझे तुम में सच में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस उन गार्ड्स को सिड्यूस करने के लिए तुमसे अच्छा बकरा कोई दूसरा नहीं था, इसलिए तुम्हारी ड्रेस फाड़ी। काशवी ने लास्ट दीप्ति को ये सब बताकर लास्ट में उसे चिढ़ाने के लिए बलि का बकरा बोल दिया। आपका पूरा प्लान मुझे समझ आ गया काशवी, और मैं अब ये काम करने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन अपने मुझे बलि का बकरा बना तो दिया, मगर मुझे लड़कों को सदूस करना बिल्कुल भी नहीं आता। आप मुझे बताओ कि सदूस कैसे करते हैं। लास्ट की बात बोलते हुए दीप्ति का चेहरा बहुत ज्यादा सीरियस था। लड़कों को लुभाना वो भी काशवी के बस के बाहर था। उसने तनवीर के अलावा किसी लड़के से ठीक से बात तक नहीं की, तो सदूस करना तो दूर की बात है। वो बात अलग है कि उसने टीवी मैगजीन ऐसे बहुत से तरीके पढ़े थे। काशवी कुछ बोलती कि काशवी के चेहरे के भाव देखकर जानवी बोली, काशवी को नहीं पाता, मैं तुम्हें बताती हूँ लड़कों को कैसे लुभाते हैं। जानवी की बात सुनकर दीप्ति और काशवी के चेहरे पर हैरानी आ गई। आखिर जानवी तो एक शांत और कम बोलने वाली लड़की थी, और अब तक काशवी के लिए मेड का काम कर रही थी, तो फिर उसे लड़कों को सदूस करने की बातें जैसे पाता थी। दीप्ति और काशवी के दिमाग में भी यही सवाल उठ रहा था। लेकिन समय की नजाकत को नज़र में रखते हुए काशवी और दीप्ति ने इस समय जानवी से कुछ भी पूछने में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। जानवी जो भी आइडिया बताना सोच समझ कर बताना, कहीं ऐसा ना हो उन लोगों को हम यहाँ बुला ले और तुम्हारा कोई आइडिया काम का ही ना निकले। अच्छा अब देखो जल्दी बताओ, टाइम निकला जा रहा है। दीप्ति ने अपनी हैरानी को साइड किया और जानवी से पूछा, भरोसा रखो, मेरा आइडिया कभी फेल नहीं हो सकता। अच्छा मुझे देखो और जैसा जैसा मैं करती जाऊँ तुम भी ठीक वैसा ही करना। जानवी ने ये बोलते हुए अपनी कमर को हल्का राइट ने किया और उसके ऊपर बड़ी नजाकत से अपना हाथ रख दिया। दीप्ति ने भी ठीक वैसा ही किया। अब देखो, अपने होठों को हल्का सा बाहर की तरह करो और सीना बिल्कुल ऊपर की साइड रखना। चेहरे और एक कातिल स्माइल कर आंखें एकदम नसीली बना लो, जैसे उनमें शराब का पूरा मेखना भरा हुआ है, बिल्कुल मेरी आंखों को तरह। जानवी ने दीप्ति को ये सब बोलते हुए उसे ये करके दिखाया। जानवी इस समय ऐसा करते हुए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और स्लट लग रही थी। काशवी उसे देखकर हैरान थी। किसी फिल्म की हीरोइन से ज्यादा सेड्यूसिव और माहिर लग रही थी जानवी इस समय। वही दीप्ति ने भी सेम जानवी की तरह नकल की, लेकिन दीप्ति की इतनी सुंदर बॉडी होने के बाद भी वो जानवी के सामने फीकी लग रही थी। काशवी और जानवी ने दीप्ति की अदाओं को देखा और उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, दीप्ति तुम्हें सीखने के लिए और मेहनत की जरूरत है, बिना अच्छे से सीखे किसी हाई क्वालिटी लड़के पर इसे ट्राई मत करना। खैर इन हवस से भरे गार्ड्स के लिए तो इतना ही बहुत है जितना तुम कर पा रही हो। अब लॉस्ट काम जो तुम्हें करना है वो ये है कि, जानवी ने इतना बोलते हुए दीप्ति के कान में कुछ कहा, जैसे उसे इंस्ट्रक्शन दे रही हो अगर किस स्टेप का। कुछ देर बाद, बचाओ बचाओ, बाहर कोई है, जल्दी यहाँ आओ, दीप्ति ने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज बाहर खड़े गार्डन ने सुनी और वो एक दूसरे से बोले, लगाता है अंदर कोई गड़बड़ा है, चल जल्दी चलकर देखते हैं। वो गाइस भागकर उस गुफा के अंदर आए जहां दीप्ति छोटे बच्चों की तरह उस पिंजरे में गुंदे हुए चिल्ला रही थी, जिसकी वजह से उसकी रिवील हो रही टांगों पर से उसका बचा कूचा ड्रेस का कपड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। ये लड़की क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? वो दोनों कितनी शांत खड़ी है, तो तुम्हें क्या हुआ? उन गार्ड्स ने दीप्ति की टांगों पर ध्यान न देते हुए हैरानी से पूछा। दीप्ति अचानक से शांत होते हुए अपनी इंडेक्स फिंगर अपने तांतों तले डालकर अपना चेहरा मासूम बना कर बोली, मुझे अगर ज्यादा टाइम तक ताजी हवा ना मिले तो मुझे एलर्जी होने लगती है। देखो इस गुफा में बंद रहने की वजह से मेरा पूरा शहर लाला हो चुका है, मुझे एक बार ताजी हवा में सांस लेनी है। दीप्ति अपनी आवाज को बेहद सॉफ्ट करके बोली और उन गार्ड्स को अपने पैर दिखाने लगी। दीप्ति का गोरा बदन फटे हुए से कपड़ों से कवर था, लेकिन उसके पैर थाई तक रिवील हो रहे थे। वो सभी गार्ड दीप्ति के पैरों को घूर कर देखने लगे। कोई भी उन गार्ड्स के चेहरे पर आ चुके हवस के भाव देखकर समझ सकता था कि उनके अंदर पल रहा हवस का शेर शिकार के लिए तैयार हो चुका था। हे लंकी, ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है? उनमें से एक आदमी ने दीप्ति से हल्की सख्ती में पूछा। दीप्ति कुछ बोलती कि उससे पहले दूसरा आदमी पत्थर से और पिंजरे का लॉक तोड़ने लगा और दीप्ति को ललचाई नजरों से देखकर बोला, छोड़ना यार, चाल होगी भी तो क्या फर्क पड़ता है, पहले इसे बाहर निकाल कर अपने आप को शांत करवाने पर ध्यान दे, वैसे भी इसे तो मैं कब से मसलने के लिए तड़प रहा था। उद्धरण चिन्ह, जल्दी तोड़ इस लॉक को, मुझसे भी अब बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा, इसकी टांगे देखकर तो मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। पीछे से एक दूसरे गार्ड ने कहा, अरे तुम लोग सब सच में पागल हो गए हो क्या? अगर लीडर को पता चला कि तुम लोगों ने इस पिंजरे का लॉक तोड़ दिया है तो वो तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो कुछ देर पहले हमारे उस साथी का किया था। और क्या तुम भूल गए ये लंकी काशवी की बॉडी गार्ड भी है, कहीं ऐसा करने के पूछे उसकी कोई चाल हुई तो? उद्धरण चिन्ह, उन आदमियों में से एक ने उन्हें रोकते हुए कहा,
चाचा तुम चुप रहो, उस लीडर से हम डरते नहीं, और बात रही उस लंकी को तो ये हम जैसे हटे कट्टे गोरिल जैसे आदमियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उल्टा हमसे कोई भी इसके ऊपर चढ़ गया तो ये अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगेगी। लॉक तोड़ रहे उस आदमी ने कहा। इतने में वो लॉक भी टूट गया। वहीं पिंजरे में मौजूद काशवी, जानवी, दीप्ति उन सभी गार्ड्स की बात सुनकर अपनी मुट्ठी गुस्से से कसकर बांध चुकी थी। जैसे ही उस पिंजरे का लॉक टूटा और 2 गार्ड अंदर दीप्ति की तरफ आए, जानवी और काशवी पिंजरे के गेट की तरफ बाहर की तरफ आया, ताकि अगर दीप्ति उन दोनों गार्ड को मारे तो बाहर खड़े गार्ड उस पिंजरे के गेट को दोबारा बंद ना कर दे। काशवी और जानवी जैसे ही बाहर आए, बाहर खड़े लोग उन्हें पकड़ने के लिए उनकी तरह भागे, लेकिन उससे पहले दीप्ति ने अपनी तरफ बढ़ रहे गार्ड्स को अपाहिज बनाकर पिंजरे के बाहर फेंका, जो सीधे बाकी गार्ड्स का रास्ता रोकते हुए उनके सामने जमीन और गिरे दिखे। क्या कहा था तुमने? तुम में से कोई एक भी मेरे ऊपर चढ़ गया तो मैं अपनी जान की भीख मांगने लग जाऊंगी। अबे कमीनों, तुम्हें तो कैस्टल में ही मैं अकेले ही जान से मार देती अगर तुम लोग धोखे से दुआ करके मुझे बेहोश नहीं करते। खैर, वहाँ की काम यहाँ पूरी कर देती हूँ। दीप्ति एक एक शब्द बेहद कोल्ड वॉइस में कहे थे, बिल्कुल तनवीर की तरह। जब 116 द ग्रेट टायरेंट किंग तनवीर की क्वीन हूँ मैं। दीप्ति की मुट्ठी गुस्से से बंद थी और उसकी कोल्ड आवाज को सुनकर जमीन की धूल चाट रहे गार्ड्स हैरानी से भरे हुए नजर आ रहे थे। एक के मुंह से तो खून भी आ चुका था। तभी उनमें से एक गार्ड गुस्से से खड़ा हुआ और दीप्ति को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। तेरी ये हिम्मत कि तू हमें मारे? ये शब्द उस गार्ड ने दीप्ति को मुक्का मारने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि उस गार्ड का हाथ दीप्ति को छू भी पाता, दीप्ति ने उसका हाथ एक झटके में ककड़ी की तरह तोड़ दिया। कामिने, अभी तूने मेरे हिम्मत देखी ही कहा है। जब मैं एक एक करके तुम सभी को मौत के घाट उतार दूंगा तब मेरी हिम्मत तुझे अपने आप ही दिख जाएगी। दीप्ति ने उस आदमी के दूसरे हाथ को भी चटका दिया और एक लात मारकर उसे अपने पैरों के नीचे रख लिया। वही दीप्ति को ऐसे अपने साथी को मारते देख वहां खड़े बाकी गार्ड्स हल्के डरने लगे, लेकिन उन्होंने एक साथ दीप्ति पर अटैक किया। ये देखकर काशवी और जानवी एक साथ दीप्ति को चिल्लाई, दीप्ति संभल कर, वो एक साथ अटैक कर रहे हैं। काशवी, जानवी, आप दोनों मेरे पीछे ही रहना, इन्हें मैं कुछ ही देर में ठिकाने लगा देती हूँ। दीप्ति ने उन सभी गार्ड को मुंह तोड़ जवान देते हुए उनको मौत के गेट पर भेज दिया। इससे पहले बाकी की गार्ड्स आ जाए और हमें उनसे निपटने में टाइम और एनर्जी दोनों लगानी पड़े, हमें इस गुफा से बाहर निकल जाना चाहिए। दीप्ति ने अपने हाथ पैर झटक कर कहा। दीप्ति, काशवी और जानवी तीनों उस पिंजरे से आजाद थी। दीप्ति ने उस आदमी के दूसरे हाथ को भी चटका दिया और एक लात मारकर उसे अपने पैरों के नीचे रख लिया। वही दीप्ति को ऐसे अपने साथी को मारते देख वहां खड़े बाकी गार्ड्स हल्के डरने लगे, लेकिन उन्होंने एक साथ दीप्ति पर अटैक किया। ये देखकर काशवी और जानवी एक साथ दीप्ति को चिल्लाई, दीप्ति संभल कर, वो एक साथ अटैक कर रहे हैं। काशवी, जानवी, आप दोनों मेरे पीछे ही रहना, इन्हें मैं कुछ ही देर में ठिकाने लगा देती हूँ। दीप्ति ने उन सभी गार्ड को मुंह तोड़ जवान देते हुए उनको मौत के गेट पर भेज दिया। इससे पहले बाकी की गार्ड्स आ जाए और हमें उनसे निपटने में टाइम और एनर्जी दोनों लगानी पड़े, हमें इस गुफा से बाहर निकल जाना चाहिए। दीप्ति ने अपने हाथ पैर झटक कर कहा। दीप्ति, काशवी और जानवी तीनों उस पिंजरे से आजाद थी और अब वो उस गुफा से बाहर निकलने के लिए बाहर की तरफ बढ़ चुकी थी। जैसे ही वो लोग उस गुफा से बाहर निकली, उनकी नज़र बाहर से आ रही तेज धूप कर हैरानी के साथ रुक गई और उन्हें गर्मी ने जकड़ लिया। उस जगह कोई गार्ड नहीं था, लेकिन वो तीनों अब समझ चुकी थी कि वो रेगिस्तान में है, जहां से निकलने के लिए उन्हें ऊँट, पानी और खाने की जरूरत पड़ेगी। ना जाने कितने दिन उस रेगिस्तान में भटकते हुए वो लोग उस रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाती। एक तो क्यूटी भी हमें नहीं मिला, ऊपर से गार्ड्स की नज़र में आने का खतरा हर पल हमारे सिर पर बना हुआ है। इसके ऊपर अब ये नई मुसीबत, रेगिस्तान के ना जाने कौन से कोने में हम लोग इस वक्त मौजूद है। कैसे यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? जानवी ने दीप्ति और काशवी को परेशानी भरी आवाज में कहा। रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता तो फिर भी हम ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले क्यूटी को ढूंढना जरूरी है। इससे पहले पार्थिव को हमारे पिंजरे से आज़ाद होने की बात पता चले, हमें क्यूटी को ढूंढना होगा। काशवी ने सीरियस आवाज में कहा। ठीक है, तो फिर पहले क्यूटी को ढूंढते हैं और उसके बाद खाना और पानी का इंतजाम करके यहाँ से मिलने का रास्ता ढूंढते हैं। ये बोलते हुए दीप्ति की नज़र अपनी फटी हुई ड्रेस पर गई, लेकिन ये टाइम नहीं था अपनी हालत के बारे में सोचने का। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि जिस रेगिस्तान को उन्होंने सिर्फ एक छोटे से रोशनदान से देखा था,
उसके रेत के टीले के पीछे हजारों ऐसे लोग बसे हुए हैं जो तनवीर से नफरत करने में सारी हदें पार कर चुके हैं। अगर ये तीनों गलती से भी उस नफरत से भरी बस्ती में पहुंच गई तो इनका हाल उस लड़की से भी बुरा होगा जिसे वो लोग शिव कोटी से किडनैप करके लाए थे। 2 घंटे बाद इस समय काशवी, दीप्ति और जानवी तीनों की तीनों सभी गाइस की नजरों से बचकर उस जगह के रसोई घर में पहुंच चुकी थी जहां एक आदमी बड़बड़ाते हुए खाना बना रहा था। क्या जिंदगी हो गई है मेरी। एक टाइम ऐसा था जब मैं पार्थिव का मंत्री बनकर सबके ऊपर हुक्म चलता रहता था, और अब देखो इस बावर्ची खाने में करेले की सब्जी बना रहा। उस आदमी ने ये बोलते हुए करेले की सब्जी का छौंक लगाया और आगे बोला, अगर उस तनवीर ने पार्थिव की बहन भाव्या उर्फ शिंगराले की राजकुमारी को ठुकरा कर उसे अपने आदमियों की हाथों जिल्लत की मौत ना दी होती तो आज पार्थिव बदले की आग में अपना सब कुछ छोड़कर इस रेगिस्तान में ना पड़ा होता। वो आदमी ये सब बोले जा रहा था। वही बर्तनों के पीछे छिपी तीनों काशवी, जानवी, दीप्ति ये सारी बातें चुपचाप सुन रही थी। तभी वहां पार्थिव अंदर आया। उसकी गोद में क्यूटी था जो कि बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। धीनू, अभी तक तुमने मेरे इस पालतू जानवर के लिए कुछ खाने को क्यों नहीं दिया? मैंने तुमसे कहा था कि सारे काम छोड़कर पहले उसके लिए कुछ बना तो फिर तुमने अभी तक मेरी बात क्यों नहीं मानी? पार्थिव ने क्यूटी के सर पर हाथ फेरते हुए अपने सामने खड़े उस आदमी से कहा जो अभी तक करेले की सब्जी बनाते हुए बड़बड़ा रहा था, जिसका नाम धीनू था। पार्थिव, माफ करना लेकिन मैं बस बनाने ही वाला था। बस आपके लिए ये सब्जी बनाने की बाद अभी बना देता हूँ। धीनू ने एक बर्तन में दूध गर्म करते हुए हल्की घबराहट में कहा। वही क्यूटी को काशवी, जानवी और दीप्ति पार्थिव के हाथों में देख चुकी थी। क्यूटी को पार्थिव ने अपना पालतू जानवर बना लिया। काशवी ने ये शब्द धीमी आवाज में कहे, जिसे सुनकर जानवी बोली, क्यूटी दिखने में इतना प्यारा है कि पार्थिव ने उसे अपने साथ रखने का मन बना लिया होगा, लेकिन अब हम क्यूटी को उसके हाथों से कैसे अपने पास ले जाए? काश क्यूटी खुद ही कोई अच्छा सा मौका देखकर वहां से निकल आए। तभी दीप्ति बोली, क्यूटी को हमें पार्थिव के पास से निकलवाने के लिए रात होने का इंतजार करना होगा या फिर पार्थिव का ध्यान भटकाने होगा ताकि क्यूटी वहां से निकल पाए। ये तीनों बातें कर ही रही थी कि तभी धीनू पार्थिव से बोला, पार्थिव, आप उस तनवीर को एक ही बार में प्लान करके मार क्यों नहीं देते? ऐसे उसे गुस्सा दिलाकर अपने अड्डे पर बुलाने का क्या फायदा? और वैसे भी आपने उसके लिए कोई सुराग नहीं छोड़े तो वो यहाँ अभी नहीं पाएगा, और अब भी गया तो कम से कम उसे 4-5 दिन लग जाएंगे। इतने टाइम में आप अपने सभी साथियों को उन तीनों लड़कियों को ना छूने से कैसे रोक पाओगे? पार्थिव ने अपने चेहरे पर डेविल स्माइल बिखेरी और बोला, उस तनवीर को एक झटके में मौत देकर मैं भाव्या के साथ ना इंसाफी बिल्कुल नहीं कर सकता। उस तनवीर को हर पल तड़प तड़प कर मरना होगा, तभी मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। और बात रही उस तनवीर के यहाँ लेट आने की, तो मैं अच्छे से जानता हूँ वो हर एक पल में धारी आसमान छान रहा होगा अपनी होने वाली पत्नी को ढूंढने के लिए, और मुझे जहाँ तक अंदाजा है वो कुछ ही घंटों में यहाँ पहुँच जाएगा। बस तब तक ही मैं अपने साथियों को रोकूंगा। उन तीनों लड़कियों के पास कुछ घंटों का ही टाइम है। अगर तनवीर और सिकंदर यहाँ कुछ ही घंटों में नहीं आए तो उन तीनों के साथ जो होकर उसे देखकर हर लड़की की रूह डर से कांप जाएगी। पार्थिव की बातें काशवी के साथ साथ बाकी सभी ने भी ध्यान से सुन ली थी, लेकिन इनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि तनवीर और उसके साथी कब के यहाँ आ चुके थे। क्यूटी का तो मन कर रहा था कि इसी पल उस पार्थिव के मुंह को बंद कर दे, लेकिन ना जाने क्यों वो इस समय उसकी गोद में बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। द ग्रेट टायरेंट किंग की क्वीन हूँ मैं। अगर मैंने इस पार्थिव के मुंह से निकल रहे एक एक शब्द के लिए इसे खून के आंसू नहीं रुलाए तो मेरा नाम भी काशवी नहीं। जब 117 हट्टी कट्टे आदमी। काशवी पार्थिव के लिए गुस्सा अपने शब्दों में मन ही मन दिखा रही थी। तभी पार्थिव की गोद में से क्यूटी अचानक नीचे झटपटते हुए उतर गया और भागकर वहां रखे सेब खाने लगा। पार्थिव ने क्यूटी को खाते देखा और कुछ देर वहां रुककर वो क्यूटी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन क्यूटी जैसे उन सेब को खाने के बहाने पार्थिव से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, जिससे पार्थिव उसे वहां सेब खाते छोड़ जाए। लगाता है वे अभी मेरे साथ नहीं जाना चाहता। धीनू, मुझे कुछ काम है, तुम मेरे इस पालतू जानवर का ध्यान रखना और बाद में इसे मेरे कमरे में छोड़ देना। पार्थिव ने क्यूटी से नजरें घुमाकर धीनू से कहा। धीनू ने हाँ में गर्दन हिला दी और वहां से चला गया। पार्थिव के वहां से जाते ही क्यूटी ने अपने हाथ से वो सेब नीचे रख दिया और बोला, काशवी, अब क्या तुम सभी इस मामूली से रसोई धीनू से भी डर कर छिपी रहोगी, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। क्यूटी की भाषा काशवी को तुरंत समझ आ गई और उसके होठों और एक स्माइल भी आ गई।
डर कर छिपे मेरी ज्योति, काशवी ने ये शब्द बोलते हुए धीनू के सामने एंट्री ली। वही जानवी और दीप्ति ऐसे अचानक से धीनू के सामने जाने से हल्की हैरान हुई, लेकिन वो भी काशवी के साथ बाहर आ गई। तुम तीनों यहाँ कैसे आई? रुको, मैं अभी तुम्हें वापस उस पिंजरे में डालता हूँ। धीनू के मुंह से ये शब्द हैरानी से निकले और वो लास्ट की बात बोलते हुए काशवी की तरफ बढ़ा। लेकिन इससे पहले कोई कुछ सोच समझ पाता, काशवी ने उस धीनू को एक जोर की धोबी पछाड़ दी मारी, जिसे देखकर जानवी और दीप्ति के होश उड़ गए। तुम दोनों ऐसे मुझे देखना बंद करो। इससे पहले यहाँ कोई और आ जाए, हमें यहाँ से क्यूटी को लेकर निकलना होगा। जितना खाना पानी ले सकती हो अपने साथ ले लो, रेगिस्तान से निकलते टाइम हमारे काम आएगा। काशवी ने जानवी और दीप्ति से कहा और खुद भी खाना ढूंढने लगा। तभी क्यूटी ने काशवी का ध्यान अपनी तरफ खींचा और बोला, काशवी अपने साथ तुम इस बॉक्स को भी के चलो। क्यूटी ने वह बॉक्स टोकरी के नीचे से निकाला जो उसने पार्थिव के रूम में देखा था। इस बॉक्स में क्या है और ये यहाँ कहाँ से आया? काशवी ने उस बॉक्स पर लगे नंबर लॉक को देखते हुए कहा, ये बॉक्स मैंने पार्थिव से छिपकर यहाँ छिपाया था। बस तुम इतना समझ लो, इस बॉक्स में कुछ ऐसा है जो तनवीर को जानना जरूरी है। अभी तुम सवाल जवान करके टाइम वेस्ट मत करो और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो। क्यूटी ने काशवी को ये बोलते हुए गेट की तरफ देखा और आगे बोला, इससे पहले किसी को तुम्हारे पिंजरे से आज़ाद होने की बात पता चले, हमें यहाँ से निकला होगा। उद्धरण चिन्ह। काशवी ने समय की कमी को समझाकर उस बॉक्स के बारे में क्यूटी से बिना कोई सवाल किए उसे अपने साथ ले लिया। कुछ देर बाद यहाँ तक तो जैसे तैसे आ गए, लेकिन तुम तीनों ऐसे बाहर नहीं जा सकती। जरा यहाँ बसे हुए इन खुखार वैसी दरिंदों को देखो, जिनके चेहरे पर तनवीर के लिए गुस्सा और लड़कियों के लिए हवास साफ झलक रही है। अगर किसी को पता चला कि तुम तनवीर की पत्नी हो तो तुम्हें और इन दोनों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। हजारों की संख्या में बसे पार्थिव के बटालियन के आदमी के एक छोटे से घर में काशवी, दीप्ति, जानवी और क्यूटी छिपे हुए थे। ऊपर से इन तीनों की ड्रेस के चित्ते उड़े हुए थे। ऐसे में अगर वो किसी की नज़र में आ जाती तो उनके लिए मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो जाता। क्यूटी ने बिल्कुल सही कहा, हम तीनों को यहाँ से निकलने के लिए यहाँ रह रही महिलाओं की तरह ढालना होगा, तभी हम बिना किसी का ध्यान खींचे यहाँ से निकल पाएंगे। काशवी ने अपने मन में ये शब्द दोहराए। दीप्ति, जानवी, इस घर में जरूर किसी ना किसी महिला के कपड़े रखे होंगे, जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने कर उन्हें पहनना होगा ताकि हम जल्दी से यहाँ से निकल सके। काशवी ने ये कहा और खुद भी उस घर में महिला की कपड़े ढूंढने लगी, लेकिन शायद उस घर में एक ही जोड़ी कपड़े थे जो कि जानवी के साइज के थे। अब हम क्या करें, इस घर में तो सिर्फ मेरे नाप के बस कपड़े हैं। आप दोनों के लिए पकड़े कहाँ से लाए? जानवी ने इतना कहा ही था कि काशवी ने बिना देर किए बोला, जानवी, तुम्हें ये कपड़े पहन कर बाहर जाना होगा और हम दोनों के कपड़ों का इंतजाम करना होगा। देखो, मुझे पता है तुम्हें अकेले ये सब करने में बहुत डर लगेगा, लेकिन इस समय तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा और जल्द से जल्द कपड़ों का इंतजाम करके वापस लौटना होगा। पार्थिव को किसी भी वक्त हमारे भागने की खबर मिल सकती है। काशवी की बात सुनकर जानवी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और उन सफ़ेद कपड़ों से अपने पूरे शरीर और चेहरे को छिपा लिया और उस घर से निकल गई। वहीं उन सब की बातें फ्लो और अपने हाथ पैर बंधे होने की वजह से लाचार पड़ा एक आदमी गुस्से से काशवी और दीप्ति को घूर रहा था। काशवी, इस आदमी की आंखें तो देखो, हमें कैसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा है। इस समय ये हमें मन में हजार गलियां दे चुका होगा। वो तो इसका मुंह कपड़े से बंद है, वरना अभी तक तो ये हमारे कानों में से खून निकाल देता। दीप्ति ने उस आदमी के पेट पर लात मारते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि इन तीनों ने उस आदमी को उसके ही घर में बंदी बनाकर उसकी ऐसी हालत कर दी थी। कुछ देर बाद दीप्ति काशवी, जानवी के वापस आने का इंतजार कर रही थी। हल्का डर और घबराहट उन्हें चेहरे पर साफ नजर आ रही थी कि तभी गेट नॉक होने की आवाज उनके कान में गूंज उठी। एक पल के लिए वो दोनों घबरा गई कि कहीं उन्हें ढूंढते हुए कोई गार्ड तो वहां नहीं आ गए, लेकिन इसके बाद भी उन दोनों ने खुद को स्ट्रोंग किया और गेट के पास जैसे ही की हॉल से बाहर देखने लगी। बाहर से जानवी की वजह आई, काशवी गेट खोले, मैं हूँ। जानवी की आवाज़ सुनकर काशवी ने बिना कुछ सोचे समझे गेट खोल दिया, जिसके तुरंत बाद जानवी के साथ साथ कुछ हटे कट्टे लंबे चौड़े आदमी भी उस घर में घुस आए और दरवाजा बंद कर किया। दीप्ति ने उन लोगों को देखकर जानवी, काशवी और क्यूटी को झट से अपने पीछे खड़ा किया और फाइट की पोजीशन में खड़ी होकर बोली, काशवी और जानवी, तुम दोनों मेरे पीछे ही रहना, मैं इन लोगों को अभी ठिकाने लगती हूँ, तुम दोनों घबराना मत। 118 स्वीट मेडिसिन, आई वॉज डाइंग विदाउट यू। दीप्ति लड़ाई की पोजीशन में खड़ी थी।
और उन सभी हटे कट्टे आदमियों को देखकर हल्का घबरा भी रही थी। लेकिन वो ऐसे उन लोगों को अपनी घबराहट दिखाकर खुद को कमजोर दिखाकर जीत उनके नाम नहीं करना चाहती थी। दीप्ति, मेरी बात तो सुनो, ये वे नहीं जो तुम। जाह्नवी दीप्ति को कुछ बताना चाहती थी, उसकी बात को बीच में ही काट दिया, लेकिन दीप्ति ने, जाह्नवी अभी कुछ मत बोलो, एक बार इन सभी से निपट लो उसके बाद। दीप्ति जाह्नवी की तरफ देखकर ये बोल ही रही थी कि उन आदमियों में से एक ने आगे आकर दीप्ति को हैरानी से भरते हुए उसके रिवील हो रहे शरीर पर सफ़ेद कपड़ा डाल दिया। दीप्ति की लगा कि वो आदमी अचानक से ऊपर अटैक करने वाला है, इसलिए उसने उस आदमी की जोर से किक मारने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने दीप्ति की किक को बिना किसी परेशानी के रोक लिया और उसका हाथ पकड़ाकर अपनी भूरी आंखें से देखकर बोला, भले ही तुम अपने आप को किसी योद्धा से कम नहीं समझती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ये भूल जाओ कि तुम एक लड़की भी हो जो ऐसी जगह पर अपने आप को ऐसे रिवील किए खड़ी हो। दीप्ति के कान में जैसे ही ये आवाज़ गई, उसकी आंखों में आंसुओं ने जगह बना ली। वो उस आवाज़ को अच्छे से पहचाना चुकी थी और अब अपने आप को सामने खड़े आदमी के सामने और ज़्यादा स्ट्रोंग बनकर नहीं दिखा सकती थी। उसने रोते हुए अपने सामने खड़े आदमी को खुशी से गले लगा लिया। दानिश, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप यहाँ मौजूद हो, मैं बहुत डर गई थी। अगर काशवी को या जाह्नवी को मैं नहीं पैर अटैक कर पाती तो। शू, बस अब सब ठीक है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब किंग और जनरल के होते हुए किसी को कुछ नहीं होगा। दानिश ने दीप्ति को अपनी बाहों में भरकर उसे चुप करवाया। तुम दोनों साइड हीरो हीरोइन, किंग और क्वीन के बीच में जब तक ऐसे ही खड़े रहने वाले हो, तुम्हें पता है ना, अगर तुम दोनों अभी के अभी किंग से रास्ते से नहीं हटे तो कुरीन और किंग तुम्हें गुस्से से लाल कर देंगे। वीर और सुलेमान ने दानिश और दीप्ति के गले लगे एक दूसरे में खोए देखा तो उसके पास जाकर उसे तनवीर और उसकी स्वीट मेडिसिन के बीच में से एक साइड किया। वहीं उन दोनों के हटते ही सिकंदर ने जाह्नवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ वहां से दूसरे कोने में ले गया। वहीं तनवीर के 5 लड़ाकू हथियार भी अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर खड़े हो गए। सब लोग अपना अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर खड़े हो गए, मुझे भी दूसरी तरफ देखना चाहिए। वहीं खड़ी क्यूटी ने खुद से ये बोलते हुए अपना चेहरा भी दीवार की तरफ घुमा लिया। वहीं तनवीर और काशवी एक दूसरे के आमने सामने बेसुध होकर खड़े थे, आंखों में नमी और एक दूसरे की हालत देखकर उसके चेहरे और इमोशनल भाव थे। करवाया, तुम दोनों साइड हीरो हीरोइन, किंग और क्वीन के बीच में जब तक ऐसे ही खड़े रहने वाले हो, तुम्हें पता है ना, अगर तुम दोनों अभी के अभी किंग से रास्ते से नहीं हटे तो कुरीन और किंग तुम्हें गुस्से से लाल कर देंगे। वीर और सुलेमान ने दानिश और दीप्ति के गले लगे एक दूसरे में खोए देखा तो उसके पास जाकर उसे तनवीर और उसकी स्वीट मेडिसिन के बीच में से एक साइड किया। वहीं उन दोनों के हटते ही सिकंदर ने जाह्नवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ वहां से दूसरे कोने में ले गया। वहीं तनवीर के 5 लड़ाकू हथियार भी अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर खड़े हो गए। सब लोग अपना अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर खड़े हो गए, मुझे भी दूसरी तरफ देखना चाहिए। वहीं खड़ी क्यूटी ने खुद से ये बोलते हुए अपना चेहरा भी दीवार की तरफ घुमा लिया। वहीं तनवीर और काशवी एक दूसरे के आमने सामने बेसुध होकर खड़े थे, आंखों में नमी और एक दूसरे की हालत देखकर उसके चेहरे और इमोशनल भाव थे। स्वीट मेडिसिन वॉज डाइंग विदाउट यू, तनवीर के मुंह से ये शब्द निकले और काशवी भागकर तनवीर की बाहों में आ गई, आंखों में आंसू और आवाज में एक दूसरे से दूर रहने का दर्द। मेरा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हाल था, काशवी ने अपनी रोती हुई आवाज में कहा। तनवीर काशवी के सर और प्यार से हाथ फेरते हुए उसे अपनी प्रोटेक्शन में होने का एहसास करवा रहा था। सब ठीक है स्वीट मेडिसिन, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी को तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने भी नहीं दूंगा, तनवीर ने काशवी को शांत करवाते हुए कहा और उसके माथे और किस करके उसे अपनी केयर दिखाई। काशवी कुछ बोलती इससे पहले तनवीर का ध्यान काशवी की फटी हुई ड्रेस के ऊपर गया, जो पूरी तरह नीचे से लुची हुई थी। स्वीट मेडिसिन, तुम्हारे और बाकी सब के कपड़े फटे हुए क्यों हैं? क्या उन्होंने तुम्हें छूने की कोशिश की? उद्धरण चिन्ह। तनवीर ये पूछते हुए बाहर से जितना शांत लगाने की कोशिश कर रहा था, अंदर से उसका खून ये सोचकर गुस्से से खोल रहा था कि वहां मौजूद किसी ने काशवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तनवीर की हाथ की मुट्ठी बांध चुकी थी और गुस्से से उसका हाथ कपकपा रहा था। तभी काशवी अपने आंसू पोंछकर तनवीर के गाल पर हाथ रख कर बोली, किसी ने कुछ नहीं किया मेरे या जाह्नवी या दीप्ति के साथ, हमारी ड्रेस हमें खुद फाड़ी थी उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए। काशवी ने ये बोलते हुए तनवीर को पिंजरे से बाहर निकलने की पूरी कहानी सुना दी। तनवीर ने एक बार फिर काशवी के सर पर प्यार से हाथ फेरा,
वेल डन माई स्वीट मेडिसिन, तुमने हिम्मत और समझदारी से काम लिया। वही दूसरी तरफ सिकंदर जानवी को अपने सीने से लगाए खड़ा था। जंगली, अगर तुम हमें बाहर लोगों की भीड़ में नहीं दिखती तो ना जाने हमें तुम सबको ढूंढने में कितना टाइम लग जाता। सिकंदर ने जानवी को कस के अपनी बाहों में भर लिया और आगे बोला, जंगली मैं बहुत डर गया था। हर पल मुझे बस यही ख्याल आ रहा था कि कहीं इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ कर तो नहीं दिया। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो यहाँ मौजूद हर एक आदमी अपनी मौत से अभी तक मील चुके होते। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने सिकंदर को इतना इमोशनल होते देखा तो उसकी आंखें भी नम हो गई। उसने सिकंदर को अपना डर बताते हुए कहा, मुझे पता है तुम सबसे बड़े मॉन्स्टर हो और अच्छों को पल भर में निपटा सकते हो, लेकिन अब तुम्हें ऐसे बच्चों की तरह रोने की जरूरत नहीं है, वो भी उस बात को सोचकर जो हुई ही नहीं। जानवी की बात सुनकर सिकंदर ने उसे खुद से दूर किया और उसकी दोनों बाजू को पकड़कर बोला, तुम सच में जंगली ही हो। तुम्हें मेरी फीलिंग्स देखकर ये लग रहा है कि मैं फालतू में परेशान हो रहा था। अरे अरे ब्रेक लगाओ अपने गलत डायरेक्शन में भाग रहे दिमाग को। मेरा ऐसा कुछ कहने का कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना कह रही थी कि तुम बिना मतलब में परेशान हो रहे हो। मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें अभी यकीन दिलाती हूँ। जानवी ने इतना बोलते हुए सिकंदर की कॉलर की पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा और अपनी एडी हल्की ऊपर उठाकर सिकंदर के होठों और अपने होठ रख दिए। 119 नॉटी थॉट्स। आखिर ये सब क्या है? इस पिंजरे की सालाखें कैसे टूटी और वो तीनों लड़कियां कहाँ है? इसे यहाँ जमीन पर पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। उठो और मुझे बताओ कि आखिर ये सब कुछ किसने किया और कैसे? गुफा के पिंजरे की शालाखें टूटी और अपने साथियों को घायल जमीन की धूल चाटते देखकर पार्थिव ने हैरानी से कहा और उस पिंजरे से गायब हो चुकी काशवी, जानवी और दीप्ति के बारे में पूछने लगा। तभी जमीन पर घायल पड़ा एक साथी अपनी आंखें खोलकर पार्थिव को गुस्से में देखने लगा और बोला, हम लोग यहाँ जमीन में अपनी मर्जी से या मजे लेने के लिए नहीं पड़े हुए हैं। उस दीप्ति की बच्ची ने हमारा हाल इतना बुरा कर दिया है कि हम में से कोई सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा। पार्थिव ने अपने साथी की बात सुनी और उसके चेहरे और गुस्से से भाव उमड़ पड़े। वो एक लंकी होकर तुम सबको कुत्ते की तरह मारकर चली गई और तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। खैर मुझे तुम सब से बहुत निराशा हुई। मुझे लगा कि तुम सब असली मर्द हो, लेकिन तुम तो एक लंकी की मार से सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे। तुम लोगों से बात करना भी मेरी मर्दानगी को धिक्कार रही है। उद्धरण चिन्ह। पार्थिव ने ये बोलते हुए उन सभी लोगों को गुस्से से भर दिया और खुद भी गुस्से से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो तीनों इस रेगिस्तान से इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगी, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक उनके पास ऊँट ना हो। तुम लोग जाओ और चेक करो हमारे ऊँट में से कोई सा ऊँट गायब है या नहीं। पार्थिव ने अपने सामने खड़े दो आदमियों को ऑर्डर दिया। उन तीनों को मुझे एक साथ एक पिंजरे में नहीं रखना चाहिए था। तीनों ने एक साथ मिलकर अपना दिमाग लगाया और उस पिंजरे से बाहर निकल गई। बस एक बार वो तीनों मुझे मिल जाए, उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जब भी अपनी बॉडी दिखेंगी उन्हें मेरी याद जरूर आएगी। पार्थिव ने अपने साथी की बात सुनी और उसके चेहरे और गुस्से से भाव उमड़ पड़े। वो एक लंकी होकर तुम सबको कुत्ते की तरह मारकर चली गई और तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। खैर मुझे तुम सब से बहुत निराशा हुई। मुझे लगा कि तुम सब असली मर्द हो, लेकिन तुम तो एक लंकी की मार से सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे। तुम लोगों से बात करना भी मेरी मर्दानगी को धिक्कार रही है। उद्धरण चिन्ह। पार्थिव ने ये बोलते हुए उन सभी लोगों को गुस्से से भर दिया और खुद भी गुस्से से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो तीनों इस रेगिस्तान से इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगी, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक उनके पास ऊँट ना हो। तुम लोग जाओ और चेक करो हमारे ऊँट में से कोई सा ऊँट गायब है या नहीं। पार्थिव ने अपने सामने खड़े दो आदमियों को ऑर्डर दिया। उन तीनों को मुझे एक साथ एक पिंजरे में नहीं रखना चाहिए था। तीनों ने एक साथ मिलकर अपना दिमाग लगाया और उस पिंजरे से बाहर निकल गई। बस एक बार वो तीनों मुझे मिल जाए, उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जब भी अपनी बॉडी दिखेंगी उन्हें मेरी याद जरूर आएगी। पार्थिव लास्ट की बात बोलते हुए सार्कास्टिक स्माइल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ काशवी और तनवीर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और यूं दूसरे के बेहद करीब थे। स्वीट मेडिसिन, अगर अभी हम सभी इस रेगिस्तान में घिरे ना होते और किसी भी पल पकड़े जाने का डर ना होता तो मैं तुम्हें यही और उसी वक्त। बस इससे अगर कुछ मत बोलने। ये घर बहुत छोटा है और कुछ ही दूरी पर बाकी सब खड़े हैं। ऐसे में उन्हें ये बातें साफ सुनाई दे जाएंगी। इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम हम सबको इस जगह से बाहर निकालो। वैसे भी उस पार्थिव को अब तक हमारे वहां से भागने की बात पता लग चुकी होगी और अब तक सभी आदमी चौकन्ने होकर हम तीनों को ढूंढ रहे होंगे। काशवी ने तनवीर के मुंह पर हाथ रख कर कहा।
और लास्ट की बात बोलते हुए उसके मुंह से हटा लिया। स्वीट मेडिसिन, पहली बात तो ये कि रात होने से पहले हम इस घर से बाहर निकले तो तुरंत पकड़े जाएंगे, इसलिए हमें रात के अंधेरे का वाइट करना होगा, यहाँ से भागने के लिए नहीं बल्कि उस पार्थिव की इस खुफिया रेगिस्तान वाली सारी लिक्का को उसके साथ ही जलाकर राख करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। तनवीर ने काशवी को अपनी गोद में उठाया और बिना उसे कुछ भी बोलने का मौका दिए एक चेयर बैठ गया और काशवी को अपनी गोद में बैठा लिया। मुझे तुमसे ये जानना है कि आखिर उस पार्थिव की और तुम्हारी दुश्मनी क्या है? वो क्यों तुमसे इतनी नफरत करता है कि अपना राजपाट छोड़कर यहाँ उन लोगों को इकट्ठा कर रहा है जो तुमसे उससे भी ज्यादा नफरत करते हैं? उद्धरण चिन्ह। काशवी ने तनवीर की गोद से उठने की कोशिश करते हुए कहा। तनवीर ने काशवी की कमर को पकड़ा और उसे वॉइस अपनी गोद में खींचकर बैठा लिया। स्वीट मेडिसिन, एक दिन में तुम्हारी बॉडी काफी वीक हो गई है। देखो तुम्हारा वाइट कितना लाइट लग रहा है मुझे, और तुम हो कि मेरी गोद से भाग रही हो। अब मुझे बताओ इतनी जल्दी तुमने अपनी बॉडी को लाइट कैसे बना लिया? उद्धरण चिन्ह। तनवीर ने काशवी के सवाल को इग्नोर करते हुए बात को बदल दिया। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैं कहाँ से पतली नजर आ रही हूँ? वो भी एक दिन में, जब मैं बचपन में पूरा एक हफ्ता भूखी रहती थी तब भी मैं लाइट वाइट नहीं होती थी, और तुम कह रहे हो कि मैं एक दिन में तुम्हें पतली नजर आ रही हूँ। काशवी ने तनवीर की पकड़ से अपनी कमर को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। एक हफ्ता भूखा, लेकिन क्यों? क्या तुमने डाइटिंग बचपन से ही करना शुरू कर दी थी? उद्धरण चिन्ह। तनवीर ने काशवी की भूखे रहने वाली बात सुनकर ये शब्द कहे और उसकी निकी आंखें में एक अजीब सा भाव उतर आया। तुम सच में पूरे डमी हो। तुम्हें क्या लगाता है बचपन में मैं डाइटिंग करने के बारे में सोच नहीं सकती थी? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं था पतला होने का। टाइम से साथ मुझे तो अपनी बॉडी से प्यार हो गया, और मैं खुश भी थी। मैं जैसी हूँ वैसी सबके सामने हूँ, कोई झूठा मुखौटा नहीं लगा रही। लेकिन लोगों को ना जाने मुझसे क्या प्रॉब्लम थी। जब मैं अनाथ आश्रम में थी तब बच्चे मेरा खाना छीन छीन कर खा लेते थे, और ऊपर से मुझे बुली भी किया करते थे। लेकिन मेरे भूखा रहने का रीजन इनमें से कोई भी नहीं, बल्कि एक वार्डन थी, जो हर रात मुझे सिर्फ थोड़ा सा खाना देती थी और पूरा दिन काम करवाती रहती थी मुझसे। काशवी इससे आगे कुछ बोलती कि उसके और तनवीर के कानों में कुछ आवाजें बढ़ी, जिसे सुनकर वो दोनों हैरान हो गए। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद काशवी उन आवाजों का मतलब समझ गई और उसके चेहरे और हल्क रेड कलर दिखने लगा। तुमने मुझे इतना मिस किया, लेकिन अभी तक एक भी बार किस नहीं किया। क्या तुम्हें मेरे होठ रस से भरे हुए नजर नहीं आ रहे? श्वी ने अचानक से ये बोलते हुए तनवीर के घुंघराले बालों में हाथ फेरा, जिससे तनवीर ने अपनी नीली आंखें एक झटके से बंद कर ली और काशवी से बोला, स्वीट मेडिसिन, सिकंदर और जानवी जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हें करने तो तुम उनकी आवाजें सुनकर ऐसा ही करने के नॉटी थॉट्स मत लाओ दिमाग में। जब 120 स्वीट वार्निंग। अरे इसमें नॉटी थॉट्स की क्या बात है? अपनी पर्सनैलिटी से तुम थोड़ा अलग बिहेव कर रहे हो, इसलिए मैंने सोचा पूछ लूं, आखिर तुम अपने आप को अब तक कैसे कंट्रोल करे बैठे हो, जबकि मुझसे नहीं हो रहा। काशवी अपने टायरेंट किंग के होठों की तरफ बढ़ते हुए बोली और उसकी गर्दन पर बड़े प्यार से अपनी दोनों बाहें डाल ली। तनवीर ने काशवी को घेरे से रोका और उसे स्वीट सी वार्निंग देते हुए बोला, स्वीट मेडिसिन, मेरे होठों को छूने से पहले ये जरूर सोच लेना कि बाद में मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। दर्द और आंसू से भरा प्लेजर तुम इस समय झेल नहीं पाओगी और मुझे रोते हुए रुकने की रिक्वेस्ट करोगी। अपने टायरेंट किंग की बात सुनकर काशवी की आंखों हल्की शर्म से नीचे झुक गई और वो सारी ड्रेस को भूलकर बोली, मुझे से स्वीट वार्निंग देने के लिए थैंक यू वेरी मच, बट तुम मेरे लिए अब किसी ड्रग के नशे की तरह बन गए हो, जिसे जब तक मैं फील करके दर्द महसूस न करूं, मेरा दिल बिन पानी की मछली की तरह तड़फड़ाने लग जाता है। सो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम एंड जस्ट किस मी। काशवी की लास्ट की बात जस्ट खत्म ही हुई थी कि तनवीर एकदम से इम्पेशेंट हो गया। तनवीर ने एक सेकंड भी और इंतजार न करते हुए काशवी को अपने होठों से छू लिया। कुछ ही देर में काशवी अपने टायरेंट किंग के इंटेंस सेंसेशन भरे टच से भर चुकी थी। दोनों के चेहरे पर एक दूसरे को लॉन्ग किस करने से एक अलग ही लवली स्माइल थी। तभी तनवीर ने काशवी खुद से हल्का सा दूर किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, स्वीट मेडिसिन, बस हम इससे आगे और कुछ नहीं करेंगे। तनवीर की बात सुनकर काशवी की आंखें हल्की गुस्से से भर गई और वो तनवीर के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोली, अरे लेकिन अभी तो सिर्फ किसी तो की है और तुम अभी से रुक रहे हो। मेरी पूरी बॉडी को अपने टच से भरने के बाद तुम ऐसे बीच में रुकने की बात कैसे बोल सकते हो? काशवी ने एक गहरी सांस ली
और अपने टायरेंट किंग को एक बार फिर से उकसाते हुए आगे बोली, देखो मैरी, इन नशे करूँ, मेरा दिल बिन पानी की मछली की तरह तड़फड़ाने लगाता है। सो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम एंड जस्ट किस मी। काशवी की लास्ट की बात जस्ट खत्म ही हुई थी कि तनवीर एकदम से इम्पेशेंट हो गया। तनवीर ने एक सेकंड भी और इंतजार न करते हुए काशवी को अपने होठों से छू लिया। कुछ ही देर में काशवी अपने टायरेंट किंग के इंटेंस सेंसेशन भरे टच से भर चुकी थी। दोनों के चेहरे पर एक दूसरे को लॉन्ग किस करने से एक अलग ही लवली स्माइल थी। तभी तनवीर ने काशवी खुद से हल्का सा दूर किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, स्वीट मेडिसिन, बस हम इससे आगे और कुछ नहीं करेंगे। तनवीर की बात सुनकर काशवी की आंखें हल्की गुस्से से भर गई और वो तनवीर के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोली, अरे लेकिन अभी तो सिर्फ किसी तो की है और तुम अभी से रुक रहे हो। मेरी पूरी बॉडी को अपने टच से भरने के बाद तुम ऐसे बीच में रुकने की बात कैसे बोल सकते हो। काशवी ने एक गहरी सांस ली और अपने टायरेंट किंग को एक बार फिर से उकसाते हुए आगे बोली, देखो मेरी इन नशे से भरी आंखों में ये तुम्हें अपना सारा नासा देना चाहिए है, तो तुम क्यों अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। पूरा मेखाना तैयार है और तुम हो कि उसे होठों तक ले जाने के बाद बीना नहीं चाहते। तनवीर काशवी की बातों से दोबारा आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसकी कमर में अपने दोनों हाथ लपेटकर बड़ी ही इंटेंस वॉइस में बोला, स्वीट मेडिसिन, मेरे डिजायर को तुम इसी समय 7वें आसमान पर पहुंचा रही हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा ये पूरा शराब से भरे इस मेखाने की मैं एक भी बूंद नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे पास। तो आओ और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। काशवी ने अपने निचले होठ को बाइट करते हुए तनवीर को अपनी तरफ इनवाइट किया। तनवीर काशवी के इनविटेशन को रिजेक्ट कैसे कर सकता था, वो भी जब उसकी स्वीट मेडिसिन उसके टच के लिए इतनी इम्पेशेंट हो रही हो। इस समय उस रेगिस्तान की ढलती हुई शाम अपने साथ धूप को और गर्मी को कम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि तनवीर अपनी स्वीट मेडिसिन के साथ उस गर्मी को बढ़ाने का काम कर रहा था। वहीं यही आग सिकंदर और जानवी के बीच में भी लगी हुई थी, लेकिन अभी तक दोनों में से कोई भी इनिमेट रिलेशन बनाने से बचते थे। आखिर प्लेजर से भरी वॉइस को उस छोटे से घर में रोक पाना मुश्किल था। सिकंदर और तनवीर दोनों ही ये बात अच्छे से जानते थे और वो दोनों बिल्कुल नहीं चाहते थे कि काशवी या जानवी की प्लेजर से भरी आवाज़ उनके अलावा बाहर बैठे उनके साथ ही सुने। वहीं कुछ ही देर बाद उस घर के गेट पर किसी ने नॉक किया। हम पार्थिव लीडर के कहने पर सभी के घरों की तलाशी लेने आए हैं। उस तनवीर की चबी क्वीन और उसके साथ जो 2 लड़की थी वो पिंजरे से आज़ाद होकर यहीं कहीं छिपी बैठी है। गेट खोलो, हमें तलाशी लेनी है। उस घर के बाहर खड़े करीब 20 से 25 आदमियों का लीडर गेट को नॉक करते हुए भारी आवाज़ में बोला। उस आदमी की बात सुनकर अंदर 5 लड़ाकू हथियार चौंकने हो गए। इस आदमी ने क्वीन को चबी बोला है, लगाता है अब हमें इनके सामने जाकर इन्हें सबक सिखाना होगा। दीप्ति के साथ खड़े दानिश ने अपनी तलवार पर पकड़ कस ली और गेट की तरफ बढ़ते हुए रुक गया। जब दीप्ति ने दानिश का हाथ पकड़ कर रोका, बिना किंग और क्वीन की परमिशन के तुम सभी को उन लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। वैसे भी अभी तो गेट पर सिर्फ मुट्ठी भर आदमी ही है, लेकिन तुमने तो इस जगह पर भरे लोगों को देखा है। हजारों लाखों की संख्या में लोग भरे पड़े हैं किंग और सिकंदर को जान से मारने के लिए। ऐसे में तुम सभी उनके सामने जाकर उन्हें मौका दे दोगे। दीप्ति की बात सुनकर दानिश कुछ रिएक्ट करता कि उससे पहले सुलेमान गुस्से से बोला, एक योद्धा होकर तुम इन हजारों मुट्ठी भर लोगों को देखकर पीछे हटने की बात बोल रही हो, जबकि तुम्हें तो क्वीन की इंसल्ट का बदला लेना चाहिए। ये बोलते हुए सुलेमान गेट की तरफ बढ़ा। तभी उसके कानों में तनवीर और सिकंदर की एक साथ आवाज पड़ी, रुको। सुलेमान और उसके साथ वहां खड़े वीर, दानिश, रूपेश, दीप्ति, विजय सभी पीछे मुड़कर तनवीर और सिकंदर को देखने लगे, जो अभी अभी उनकी तरफ रूम से बाहर निकल कर आ रहे थे। दीप्ति तुम जाओ और स्वीट मेडिसिन को कंपनी दो। तनवीर ने दीप्ति की तरफ देखा और उसे काशवी के पास उसे सहलाने के लिए भेजा। काशवी तनवीर के टच से वीक हो चुकी थी, इसलिए तनवीर उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। दीप्ति तनवीर की बात सुनकर बिना देर किए काशवी के पास चली गई। किंग, आपने मुझे रोका क्यों? उस आदमी ने क्वीन की इंसल्ट की है, उन्हें चबी बोलकर, और अब हो कि इतने शांत खड़े हो। सुलेमान ने तनवीर से सवाल किया, तुम्हें क्या लगाता है मेरी स्वीट मेडिसिन की इंसल्ट सुनने के बाद अपने अंदर उठ रहे तूफान को रोक पाना मेरे लिए इतना आसान है? लेकिन फिर भी मैं शांत खड़ा हूँ तो उसके पीछे कुछ वजह होगी ना, इसलिए मुझसे सवाल करने की जगह तुम भी अपना दिमाग इस्तेमाल करो। तनवीर ने सुलेमान को कोल्ड वॉइस में ये बोलते हुए सिकंदर की तरफ देखा, जैसे उसे कुछ ऑर्डर दे रहा हो। सिकंदर ने तनवीर की नज़र का मतलब समझा और उस घर से मालिक के पास गया जिसे उन्होंने उसी के घर में बंदी बनाकर बांधकर जमीन और रखा हुआ था।
सिकंदर अपने पंजों के बल उस आदमी के पास बैठा और उसके मुंह से कपड़ा हटाते हुए उससे कोल्ड वॉइस में बोला। बाहर जो 20 से 25 आदमी अपना गला फाड़ फाड़ कर गेट खोलने के लिए चिल्ला रहे हैं, जाकर उन्हें चुपचाप इस घर के अंदर बुलाओ, और याद रखना कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम जानते ही हो इस समय किंग के गुस्से का आधी तूफान इस रेगिस्तान में बसे तुम सभी की मौत के बाद ही शांत होगा। सिकंदर की बात सुनकर उस आदमी की आंखें डर से भर गई, क्योंकि वो समझ चुका था कि 29 से 25 आदमियों का तनवीर क्या हाल करने वाला है।